हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट मे 23 और आज इस सीरीज का 39th लेक्चर है। हम लोगों ने कल से जीएसटी स्टार्ट कर दिया था एंड माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग रिस्पांस यू ऑल हैव गिवन मी फॉर दैट सेशन। कल वाला जो सेशन था दैट वाज जस्ट अमेजिंग। आई सॉ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स सेशन देख रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लाइक्स आए हैं। तो थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट ग्लैड कि आप लोगों को वो समझ में आया, वो पसंद आया। एंड लेट्स कंटिन्यू। आज से हम लोग जीएसटी चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो कल वाले सेशन में आखिरी में एकदम मैंने बात की थी कि जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो अभी हम लोगों को आज तीन चीजों का मतलब, इस वाले चैप्टर में हम तीन चीजों का मतलब समझेंगे। एक तो सप्लाई का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, फिर हम गुड्स का मतलब समझेंगे और हम सर्विसेज का मतलब समझेंगे। मेरे ख्याल से तीन सेशंस मैंने प्लान किए हैं इस वाले चैप्टर के लिए, सप्लाई अंडर जीएसटी के लिए। और उनमें मुझे लगता है कि पहले दो सेशंस में और दूसरे वाला जो तीसरा सेशन होगा उसके भी आधे सेशन में हम लोग सप्लाई के बारे में ही बात कर रहे होंगे। फिर तीसरे सेशन के आखिरी का जो आधा घंटा आधे वाला सेशन होगा लास्ट 45 मिनट्स में भी, तब हम लोग गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ये सप्लाई के बारे में ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, दिस इज समथिंग अबाउट मी दैट यू कैन रीड। मे 23 के लिए आप लोगों की क्लासेस होती हैं यही रोज रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। और नवंबर 2023 के लिए मैं अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मंडे टू सैटरडे। ये वाली क्लासेस जो मे 23 वाली चल रही हैं ये रोज होती हैं, मंडे टू संडे। इसमें हम कोई संडे मंडे नहीं देखते। ये अनस्टॉपेबल, ये जैसे साहिल मेदसानी वो हमेशा कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि अनस्टॉपेबल 37 डेज, अनस्टॉपेबल 38 डेज, तो बिल्कुल उसी तरह से मैं बस ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई रीड ऑल योर कॉमेंट्स, ठीक है। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कमेंट्स आप लोगों के चेक करते रहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग ये कमेंट करते हो। एंड दिस इज व्हाट हैज कॉन्स्टेंटली बीन मोटिवेटिंग मी कि हम लोग बिना किसी ब्रेक के, टुडे इज अ 39th लेक्चर यार, 39th लेक्चर विदाउट एनी ब्रेक। इवन व्हेन आई वाज सिक, इवन व्हेन रिलेटिव्स हैड कम, इवन व्हेन आई हैड टू अटेंड टू वेडिंग्स, तो लेकिन फिर भी ये वाले सेशंस आप लोगों के लगातार होते रहे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है। तो इसी बात पे फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो आप, ठीक है। और मे 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। जितने भी सेशंस हम लोगों ने शुरुआत से लेकर अभी तक लिए हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन के, उसकी प्लेलिस्ट एक प्रॉपर बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट एज वेल। और जो भी यहाँ पर मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ वो नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सर, हम लोग शुरू करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी हम लोग ये फास्ट ट्रैक टैक्सेशन जब खत्म करेंगे तो यहाँ पर कहानी आकर खत्म नहीं होगी, कहानी अभी और भी चलेगी। आई विल बी कमिंग अप विद सेपरेट अमेंडमेंट सेशंस में, आरटीपी के डिस्कशंस लेकर आऊंगा, मैं मॉक टेस्ट पेपर के डिस्कशंस लेकर आऊंगा। हो सकता है मैं कुछ और रिविजनरी सीरीज निकाल दूं जिसमें वी कैन डू रिविजन थ्रू समरी रिविजन, मैराथन रिविजन, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इफ यू वांट टू बी नोटिफाइड, इफ यू वांट टू स्टे नोटिफाइड फॉर ऑल दोस थिंग्स, आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और ये वाली वीडियो तो तुरंत आप लोग लाइक कर दो, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, विच इज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो हर टैक्स रेजीम के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल सेल्स टैक्स का टैक्सेबल इवेंट था सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे ही आपने गुड्स को बेचा, सेंट्रल सेल्स टैक्स लग गया। सर्विस टैक्स के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट था वो था प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जैसे ही आपने सर्विसेज प्रोवाइड की तुरंत आपका टैक्स लग गया, राइट। इसी तरह से जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो यहां पर टैक्सेबल इवेंट क्या है, यहां पर टैक्सेबल इवेंट हो गया सप्लाई। तो इस वाले चैप्टर में वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स एंड अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक। तो आप लोगों के जो सीजीएसटी एक्ट है, हम देखो तीन एक्ट्स हैं, एक सीजीएसटी एक्ट है, एक आईजीएसटी एक्ट है और फिर हर स्टेट के एसजीएसटी एक्ट्स हैं और वही यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर 3 करेंगे, तो उन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में जब भी, जैसे ये सेक्शन 7 है, तो सेक्शन 7 किसका, सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट 2017 का, सीजीएसटी एक्ट। तो हम लोग जब भी सेक्शन नंबर मेंशन करेंगे तो वो सेक्शन नंबर हमेशा सीजीएसटी एक्ट 2017 का होगा,
राइट आप लोग सेक्शन नंबर्स पर ध्यान जरूर देना, सेक्शन नंबर पर, सब क्लॉज पर, सब सेक्शंस पर, क्लॉजेस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे ना तो आगे चलकर आपको चीजों को समझना में आसानी होगी। आपको एग्जाम हॉल में सेक्शन नंबर्स नहीं लिखने, लेकिन फिर भी सेक्शन नंबर्स पर आप ध्यान जरूर देना, ठीक है। जैसे मैंने बताया सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, तो अब ये सब क्या चीजें, इस पर ध्यान आप जरूर दीजिएगा, मतलब इसको कंप्लीटली इग्नोर मत कर दीजिएगा ये सोच के कि यार ये एग्जाम में लिखना विखना तो है नहीं, ठीक है। तो यू वोंट इग्नोर इट, यू नो डोंट नीड टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स, बट यू रियली नीड टू पे अटेंशन ऑन दी सेक्शन नंबर्स, जिससे आगे चलकर आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक। जैसा सीजीएसटी एक्ट है एग्जैक्टली वही सारे प्रोविजंस उठाकर आईजीएसटी एक्ट में भी लिखे हुए, बट सेक्शन नंबर्स अलग हैं, और एग्जैक्टली वही प्रोविजंस रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट्स में भी लिखे हुए हैं, बस सेक्शन नंबर्स थोड़े से अलग है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो सीजीएसटी एक्ट में, वही आईजीएसटी एक्ट में, और वही रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट्स में है, ठीक। आइए सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 7। सेक्शन 7 इज व्हाट? सेक्शन 7 इज स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब सेक्शन 7 के अंदर 4 सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2 और ये सबसेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 7 के अंदर 4 सबसेक्शंस है, ये आपका सप्लाई है, ये 3 पेज का सप्लाई चले जा रही है, ठीक है। हम इस पूरे सेक्शन को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक एक चीज का एनालिसिस भी करवाता रहूंगा यहां पर, ठीक है। तो इवन दो दिस इज फास्ट ट्रैक, लेकिन ये जीएसटी वगैरह में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तो है ही, लेकिन ये डिटेल डिस्कशन आपका होने वाला है, और क्वेश्चंस हम लोग सारे के सारे करते हुए चलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा इसके नोट्स का साइज भी अच्छा खासा बड़ा है सप्लाई वाले चैप्टर का, राइट। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करते हुए चलेंगे, तो जिसने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है आप लोग भी आराम से ये सब पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई में क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? सेक्शन 7 के अंदर सबसेक्शन 1 है जो बताता है सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर 4 सबसेक्शंस आते हैं, 4 क्लॉजेस आते हैं, ए, डबल ए, बी और सी। ए, डबल ए, बी और सी, इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको दिखा देता हूं। इसका मतलब सिंपली ये हो गया, ये रहा आपका सप्लाई, सप्लाई इज व्हाट? सेक्शन 7, सप्लाई सेक्शन 7, ठीक है। इसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, सप्लाई सेक्शन 7, इसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, तो अब इसमें 4 सबसेक्शंस, ठीक है। 4 सबसेक्शंस कौन कौन से? सबसे पहले सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1, फिर सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 1A, 1A, फिर सबसेक्शन 2 और फिर सबसेक्शन 3, ठीक है। अगर मैं 1 के अंदर बात करूं तो 1 के अंदर भी 4 सब क्लॉजेस, 1 के अंदर भी 4 सब क्लॉजेस, ए, ए, बी और सी, ठीक है। 1 के अंदर भी बात करूं तो ए, बी और सी, ठीक है। फिर 1A, 2 के अंदर 2 सब क्लॉजेस, 2 के अंदर 2 सब क्लॉजेस, ए और बी, 2 के अंदर 2 सब क्लॉजेस, और 3 के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो तो अब एक काम करते हैं, यहां आते हैं हम लोग, एक एक चीज पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ते पढ़ते हम साथ में अपना ये जो चार्ट बनाया है ना सेक्शन 7 का, इसको पढ़ते पढ़ते साथ साथ फिल करते रहेंगे, ठीक है। पढ़ते पढ़ते हम लोग साथ साथ फिल करते रहेंगे। तो देखो सबसेक्शन 1A क्या कह रहा है? सबसेक्शन 1 कहता है सप्लाई क्या क्या है, सप्लाई क्या क्या है, ठीक है। सबसेक्शन 1A कुछ और कह रहा है, 2 कुछ और कह रहा है, 3 कुछ और कह रहा है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे आराम आराम से। सबसेक्शन 1 ने कहा सप्लाई इंक्लूड्स, सब क्लॉज ए, all forms of supply of goods or services or both, all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business, ठीक है। तो इसने बड़ा सिंपल सी चीज बोली, इसने कहा हर प्रकार की सप्लाई जो है उसको सप्लाई माना जाता है, जैसे सच एज का मतलब जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, जैसे ये 8 प्रकार की सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ठीक है। तो सप्लाई का जो सेक्शन 7 है उसके सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए ने क्या कहा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सेल, सच एज का मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब अगर सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल के अलावा भी कुछ होगा तो क्या उसको भी सप्लाई बोला जाएगा? हां, उसको सप्लाई बोला जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो इन 8 में से किसी चीज में नहीं आ रहा है तो ये सप्लाई नहीं है,
ठीक है, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, आगे लिखा हुआ है मेड और अग्रीड टू बी मेड, या तो आपने कर दिया या आपने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं कर दूंगा। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए मतलब आपको वापस कुछ पैसा या एनीथिंग समथिंग इन रिटर्न आपको चाहिए। बाय अ पर्सन, अब यहां पर पर्सन की डेफिनेशन क्या है, यहां जो पर्सन है और जो डायरेक्ट टैक्स में पर्सन था वो अलग है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में पर्सन में 7 चीजें थी, यहां पर पर्सन का सिंपल मतलब होता है टैक्सेबल पर्सन। यहां पर पर्सन का सिंपल मतलब होता है टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन का मतलब कौन, जो जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है। ठीक है, अ पर्सन हु इज लायबल, अ पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ, हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ, इन जीएसटी लॉ। ठीक है, तो जिन्होंने पहले ये सब पढ़ रखा है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें ना एकदम क्लिक हो रही होंगी। जैसे आप लोगों ने समझा, आप लोगों को याद आ गया होगा कि गुड्स अगर आप 40 लाख से ज्यादा बेचते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। मतलब अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। अगर मैं सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूं और मेरा जो टर्नओवर है, सर्विसेज का टर्नओवर वो जैसे ही 20 लाख को क्रॉस करता है तो आई एम लायबल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड। So if any person is liable to get himself registered under the GST law, he becomes a taxable person. वो अलग बात है मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हो या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो। ठीक है, तो एनी पर्सन, पर्सन मतलब टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर ऐसी कोई भी चीज की गई है तो उसको सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा पार्ट ऑफ द एंटायर सेक्शन 7 विच इज बेस्ड ऑन सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई में क्या क्या आता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब या तो आपने ये ऐसा कर दिया है या तो आपने प्रॉमिस किया है, मतलब प्रॉमिस किया है कि तो मतलब आपने एडवांस ले लिया है। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना जरूरी है। बाय अ पर्सन, पर्सन मतलब टैक्सेबल पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और ये काम बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल के लिए नहीं। ठीक है, अभी हम लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बाकी इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया। दूसरा डबल ए, डबल ए में क्या है, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, तो जैसे कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, अदर देन अ पर्सन हो गया, अदर देन एन इंडिविजुअल, अदर देन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अलावा, मतलब कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है या कुछ भी है, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस जब अपने मेंबर को कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन लेती है, तो उसको भी सप्लाई बोला जाता है। तो द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ऐसे किया जाता है, तो फिर इसको भी सप्लाई माना जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एसोसिएशन ऑफ पर्संस से मेंबर्स एंड वाइस वर्सा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस से मेंबर्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसको भी सप्लाई बोला जाता है। अब इधर लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्संस अपने मेंबर्स को दे रहा है सामान, ठीक है, तो यहां पर कई सारे लोग कह सकते हैं अरे ये एक ही तो है, मेंबर्स जो है वो ही तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, तो यहां पर लॉ ने क्लियर बोल दिया है कि नहीं, इनको अलग माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दुनिया का कोई और लॉ या इंडिया का कोई और लॉ कुछ भी और कह रहा हो सकता है इंडिया के किसी और लॉ में एसोसिएशन ऑफ पर्संस और उसके मेंबर्स को एक ही पार्टी मानी गई हो, लेकिन यहां पर हम इनको सेपरेट मान रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्लॉज बी, import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। ठीक है, अब देखो क्लॉज ए ने क्या बोला था, यहां पर क्लॉज ए ने बोला था, यहां अगर आप लोग क्लॉज ए को देखो तो क्लॉज ए ने क्या बोला था, क्लॉज ए ने बोला था कि जो भी आपका ये एक्टिविटी है ये फॉर अ कंसिडरेशन होनी चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन होनी चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। क्लॉज बी कह रहा है कि अगर आप इंपोर्ट करते हो सर्विसेज को, देश के बाहर से कहीं से आप सर्विस लेते हो और कंसिडरेशन देते हो, तो चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए ना हो, उसको तब भी हम लोग सप्लाई मानेंगे।
ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहां पर मैंने लिख दिया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर कंसिडरेशन चाहिए, कंसिडरेशन तो चाहिए, ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए है या नहीं है ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो कंसिडरेशन तो है लेकिन बिजनेस के लिए है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। ठीक है सर, अगर कंसिडरेशन के लिए नहीं हुआ तो उसके बारे में क्या बात होगी वो हम लोग इवेंचुअली देखेंगे। देखो जीएसटी लॉ में क्या है ना, जीएसटी लॉ में आपको कई सारी चीजें धीरे धीरे करके पता चलेंगी, राइट। जैसे डायरेक्ट टैक्स में तो क्या था कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे थे एटलीस्ट उस चैप्टर के खत्म हो जाने तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियरली पता चल गई थी। जीएसटी लॉ इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है ना कि आपको कई सारे डाउट्स अभी आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे डाउट्स इवेंचुअली सॉल्व होंगे जब हम जीएसटी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कई सारे डाउट्स आपको इस चैप्टर में आएंगे, बट आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट डाउन ऑल योर डाउट्स, और जैसे जैसे हमारे जीएसटी के चैप्टर्स निपटते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आपका सॉल्व होगा। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि अरे हमारे ये डाउट है, हमारा ये डाउट है, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे जैसे जैसे जीएसटी के चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सप्लाई वाले चैप्टर के सारे डाउट्स आपको सप्लाई में ही सॉल्व हो जाएंगे, नहीं, जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके डाउट सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, जैसे यहीं पर आपके मन में आ सकता है कि सर अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन हुई, चाहे वो बिजनेस या पर्सनल पर्पस के लिए हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इस वाली लाइन को पढ़ के तो क्या लग रहा है, इस वाली लाइन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपने किया और कंसिडरेशन के साथ किया, तब चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल के लिए हो तभी उसको सप्लाई मानेंगे। अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो, लेकिन अभी हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो सप्लाई होगा या नहीं होगा, वो हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। मैं आपको पता होते हुए भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ भी बता दिया तो आपका और डाउट आएगा, उससे फॉलो अप क्वेश्चन आएगा, राइट। तो अननेसेसरीली इस दलदल में फंसने से बेहतर यह है कि जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, जो जो सामने आता रहता है उसको मानते रहें, और अगर आपके मन में कुछ भी आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो उसको आप लोग नोट करके रख लो। जैसे जैसे चैप्टर्स प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आपके सारे डाउट सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर बात की कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है कंसिडरेशन के लिए, बिजनेस हो या ना हो लेकिन उसको सप्लाई माना जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। देखो अगेन पार्ट ए में क्या था कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वहां पर मस्ट था, पर्सन होना चाहिए था इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो क्या था कि एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए था, दूसरा बाय अ टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए था, तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए था। अभी हम लोगों ने जो ये क्लॉज बी देखा, इसमें हमने कहा कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो कंसिडरेशन तो चाहिए, लेकिन बिजनेस हो या पर्सनल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तभी सप्लाई मानेंगे। जो ये वाला क्लॉज है, चौथा वाला क्लॉज जो क्लॉज सी है, ये कह रहा है कि अगर शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है वो बिना कंसिडरेशन की भी हुई तब भी उन पर उनको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा। अब सवाल आएगा सर अगर कंसिडरेशन ही नहीं आया तो जीएसटी कैसे लगेगा। ठीक है, अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर ठीक है, मान लिया शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज होंगी कुछ एक्टिविटीज, वो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी वो की जाती हैं, वो मेड या अग्री टू बी मेड की जाती हैं, इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर सप्लाई माना जाएगा, राइट। अगर सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी कैसे लगेगा, आएगा समझ में धीरे धीरे। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। हम एक चैप्टर करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, हम एक चैप्टर करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, एक चैप्टर हम करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बहुत सारी चीजें आपको इन दोनों चैप्टर्स में जाकर समझ में आएंगी। ठीक है, अभी आप सिंपली इतना याद रखो कि सप्लाई किसको होगा, शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज अगर इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन तो वो सप्लाई मानी जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, एक और डाउट आएगा सर अगर शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज फॉर अ कंसिडरेशन हुई तो ऑब्वियसली सप्लाई है, फिर तब तो ऑब्वियसली सप्लाई है। अगर आपने कुछ भी एक्टिविटी की मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब तो वो सप्लाई है ही। यहां पर तो ये क्या बोल रहा है, अगर शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन हुई क्या तब भी सप्लाई माना जाएगा, हां तब भी सप्लाई माना जाएगा। तो सेक्शन 7 का जो सबसेक्शन 1 है उसके 4 क्लॉज हम लोगों ने कर लिए। पहला क्लॉज all forms of supply, sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business। उसके बाद हमने क्या देखा कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर अपने मेंबर्स को कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और या वाइस वर्सा, इसको भी सप्लाई माना जाएगा।
फिर हमने देखा कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो इवन इफ यू आर इंपोर्टिंग द सर्विसेज फॉर पर्सनल पर्पसेस, मतलब अगर मैंने कुछ अपने एग्जाम्स के लिए कंसल्टेंसी ली बाहर से, तब भी इसको सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा, राइट। एंड द फोर्थ पार्ट इज शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज अगर मैं एंटर करता हूं, चाहे वो बिना कंसिडरेशन के लिए भी हो, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलकर, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं, हम लोग धीरे धीरे इसके पूरा एनालिसिस करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की वहां पर क्लियर होती रहेंगी, ठीक। दूसरा देखो, सबसेक्शन 2, सॉरी सबसेक्शन 1A। सबसेक्शन 1A कह रहा है where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of section 1, they shall be treated either as a supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। ठीक है, तो देखो यहां पर इसने ये बोला कि सबसेक्शन 1 के अनुसार जो जो चीजें सप्लाई हैं, सबसेक्शन 1 ने क्या बताया, सबसेक्शन 1 ये वाला था, सबसेक्शन 1 इसने कहा सप्लाई इंक्लूड्स, के सप्लाई में क्या क्या आएगा, तो सेक्शन 1 ने बता सबसेक्शन 1 ने बता दिया कि सप्लाई ये चीजें हैं। अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये बताएगा आपका शेड्यूल 2, ये बताएगा आपका शेड्यूल 2। अरे सर ये कैसी बात है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस और ऑब्वियस वाली बात हो जाती है। नहीं, एग्जांपल लेता हूं, रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो खाना खाने, तो वो आपको खाना बेच रहा है या वो आपको सर्विस दे रहा है, दोनों चीजें, ठीक है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वो आपको खाना बेच रहा है या वो आपको सर्विस दे रहा है, आपको बैठाकर खिला रहा है, तो दोनों चीजें। तो अब जब जीएसटी की जो ब्यूटी है वो यही वाली चीज है कि पहले इस पर वैट भी लगता था, पहले इस पर सर्विस टैक्स भी लगता था, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा ना, तो वैट भी लगता था क्योंकि वो खाना वाला पोर्शन पर वैट लग जाता था, और सर्विस टैक्स क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, राइट। तो अभी जीएसटी में स्पेसिफाई कर दिया गया है, कुछ इस टाइप के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। अब वो सरकार ने शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में बता दिया है कि देखो ये वाली एक्टिविटी हुई, ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ तो इसको गुड्स मानेंगे, ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ तो इसको सर्विस मानेंगे, ठीक है। तो ये 1A ने क्या बोला, या सप्लाई जो है, ये सेक्शन 1A ने बोल दिया शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, ठीक है। सबसेक्शन 1A ने बोला शेड्यूल 2, और शेड्यूल 2 क्या है, या तो गुड्स की सप्लाई या तो सर्विसेज की सप्लाई, ठीक है। हम बताएंगे कि ये सप्लाई गुड्स की है या ये सप्लाई सर्विस की है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, नॉटविथस्टैंडिंग मतलब ओवर रूलिंग, सेक्शन 7(1) को इग्नोर करो, activities or transactions specified in schedule 3 or such activities or transactions as undertaken by the central government, state government or local authority in which they are engaged as public authorities, as may be notified by the government on the recommendations of the council, shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services। सिंपल मतलब इसका मैं आपको बताता हूं, सिंपल मतलब इसने बोला दो चीजें कैसे, एक तो शेड्यूल 3 ले लो आप, एक शेड्यूल 3 ले लो, एक शेड्यूल 3, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट, ठीक है। शेड्यूल 3 में जो जो एक्टिविटीज मेंशन है और ये गवर्नमेंट वाली जो एक्टिविटीज कर रही हैं एज में बी नोटिफाइड, इनको ना सर्विसेज माना जाएगा और ना ही गुड्स माना जाएगा, इनको ट्रीट किया जाएगा नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इन्हें ट्रीट किया जाएगा नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई होप एकदम क्लियरली बात आपको समझ में आ रही है। सबसेक्शन 2 ने क्या कहा, सबसेक्शन 2 ने कहा कि एक तो शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज है और जो गवर्नमेंट वाली एक्टिविटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह वगैरह ये लोग कर रही हैं, ये लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 2 हो गया ये। लास्ट सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7(1), 7(1)(a) and 7(2), the government may on the recommendations of the council specify by notification the transactions that are to be treated as supply of goods and not supply of services, or supply of services and not supply of goods। इसमें इसने बोला कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 7(1), 1A एंड 2, मतलब इसके पिछले 3 सबसेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सरकार ये बता सकती है, सरकार के पास ये अधिकार है कि सरकार बता देगी कि कौन से ट्रांजैक्शन को गुड्स की सप्लाई मानना है, सर्विस की सप्लाई नहीं मानना। फिर आप चाहे कितना भी आर्गुमेंट दे दो कि नहीं सर ये तो कायदे से सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, सरकार ने बोल दिया कि नहीं इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे तो मानेंगे, ठीक है। अगर सरकार ने किसी एक्टिविटी को बोल दिया कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे, चाहे आप कितनी भी दलीलें दे दो कि नहीं सर ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे आप कुछ भी करते रहो ऐसा होगा, राइट। तो सप्लाई का पूरा जो सेक्शन है वो हमारा कवर हो चुका है यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं गवर्नमेंट हैज
द पावर, गवर्नमेंट हैज द पावर। ठीक है, तो सेक्शन 7 जो सप्लाई है उसका एक रफ चार्ट आप लोगों के सामने बनकर आ गया है। 3 पेजेस का सेक्शन है, लेकिन उसका एक रफ चार्ट आपके सामने बनकर आ गया है। सेक्शन 7 के अंदर 4 सब सेक्शंस 1, 1A, 2 और 3। 1 के अंदर 4 सब क्लॉजेस A, AA, B और C, राइट। अब ए क्या कह रहा है, ए ने कहा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये बात करता है सेक्शन सबसेक्शन 1 कहता है जो सप्लाई है, जो सप्लाई है। 1A कहता है ये गुड्स की सप्लाई मानोगे या सर्विस की सप्लाई मानोगे, हम बताएंगे। सेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है। और सबसेक्शन 3 कहता है पावर हमारे पास है कि गुड्स की सप्लाई माननी है या सर्विसेज की सप्लाई माननी है। ठीक है, एक तरह से आप देखो तो 1A और 3 आपस में लिंक्ड है, और एक तरह से आप देखो तो 1 और 2 आपस में लिंक्ड है। ठीक है, 1 ने क्या कहा, ये चीजें सप्लाई है। 2 ने क्या कहा, ये चीजें सप्लाई नहीं है। ठीक है, 1A ने क्या कहा, इन चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, इन चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। 3 ने क्या कहा, 3 ने कहा कि हमारे पास पावर है, उसके अलावा कुछ और भी अगर एक्टिविटी आती है जिसमें कंफ्यूजन है तो हम बताएंगे। अल्टीमेट पावर हमारे पास है कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, सर्विसेज नहीं, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, गुड्स नहीं। ठीक है, मैं एक बार फिर से ये पूरा सेक्शन 7 का एक ओवरव्यू रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके एनालिसिस पर चलेंगे। राइट, तो सबसे पहले सेक्शन 7(1) सप्लाई क्या क्या है, उसके अंदर 4 पार्ट्स। पहला पार्ट, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल फॉर अ कंसिडरेशन मेड बाय अ पर्सन, मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शंस क्या क्या है, एक एक्सेप्शन आएगा कि कंसिडरेशन नहीं हो तब भी सप्लाई मानेंगे, क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, सॉरी, कंसिडरेशन नहीं हो तब भी सप्लाई मानेंगे, क्या, शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज। ये शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज कंसिडरेशन नहीं भी हो तब भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, यहां पर ये भी बोला था फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी एक एक्सेप्शन है, क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, फॉर कंसिडरेशन हुआ, तो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। ये क्लॉज बी ने बोला। क्लॉज डबल ए ने क्या बोला, क्लॉज डबल ए ने बोला कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस अगर अपने मेंबर्स को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है या उल्टा होता है तो इसको सप्लाई माना जाता है। राइट, उसके बाद हम आते हैं 1A पर। 1A ने शेड्यूल 2 के बारे में कहा है। शेड्यूल 2 कहता है कि इन एक्टिविटीज में से इसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, इसको आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। फिर सबसेक्शन 2 आता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज है उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और सरकार जो भी आपको सप्लाईज देगी उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सबसेक्शन 3 ने कहा कि सरकार कहती है कि हमारे पास पावर है, हम जब चाहेंगे किसी भी एक एक्टिविटी को कह देंगे कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, सर्विसेज नहीं। हम जब चाहेंगे तब किसी भी एक्टिविटी को कह देंगे कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं। लेकिन ये हम 1, 1A और 2 को इज्जत में रखते हुए तब कहेंगे। मतलब हम कुछ ऐसा नहीं कह देंगे जो 1, 1A और 2 के विपरीत जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब आओ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख लेना, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप अपने आप देख सकते हो। अब हम एक एक सबसेक्शन का, एक एक क्लॉज का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 7(1)(a). 7(1)(a) क्या था, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ठीक है, तो द सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज इज सप्लाइड इट वोंट अट्रैक्ट जीएसटी। यहां पर है अंडरस्टैंडिंग सेल, ट्रांसफर, ये सब। तो ये जो लिस्ट है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। तभी यहां पर लिखा है सच एज। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर। तो सच एज मतलब फॉर एग्जाम्पल। ठीक, मेड और अग्रीड टू बी मेड का मतलब है कि अगर आपको एडवांस मनी भी मिल गया तब भी सप्लाई मान लिया जाएगा। राइट, कंसिडरेशन का क्या मतलब है, आओ कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है आपको कुछ भी पैसा मिला, दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है, तो द सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रेफर्स टू एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज गिवन और प्रॉमिस्ड इन एक्सचेंज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी आपको पैसा मिलेगा दैट इज कंसिडरेशन। दिस कैन इंक्लूड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी और अदर वैल्यूएबल आइटम्स एज वेल एज एनी एक्ट और फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, कंसिडरेशन कुड बी an act or a forbearance to act. For example, मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा और आप मेरा कोई एक पर्टिकुलर काम कर देना, तो ये कंसिडरेशन हो गया। जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन पैसे में हो। ठीक है, मैं आपको जीएसटी पढ़ा दूंगा, बदले में आप ये काम नहीं करोगे, तो ये भी कंसिडरेशन कहलाएगा। That is provided to induce the supply of goods or services. ठीक, However, it does not include any subsidy given by the central government or the state government. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दी तो उसको कंसिडरेशन नहीं बोला जाएगा।
In simple terms, consideration is what is given or promised in exchange for something else, such as a product or service. तो goods या services के अलावा के लिए आपको कुछ भी अगर मिलता है तो उसको consideration कहा जाता है, राइट? उसके अलावा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 है जिसने कहा है कि अगर डिपॉजिट दिया जाता है तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे अनलेस दैट डिपॉजिट इज अप्लाइड फॉर द कंसिडरेशन। मैं आपको बस क्विकली एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, बाकी सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है। आई एम जस्ट क्विकली एक्सप्लेनिंग इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो, जब आप कोई भी मकान किराए पर लेते हो तो जो किराएदार होता है ना, सॉरी, जो भी मकान मालिक होता है वो आपसे 1 या 2 महीने का किराया पहले से लेकर रख लेता है, जिसको वो डिपॉजिट कहता है। डिपॉजिट मतलब क्या हुआ कि आपसे अभी पैसा ले लिया, जब भी आप कभी मकान छोड़कर जाओगे तो इस पैसे को आपको वापस कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज डिपॉजिट, ठीक है? तो एक तो चीज होती है डिपॉजिट, दूसरी चीज होती है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या हुआ कि आपसे 2 महीने का किराया एडवांस पर ले लिया, पहले से ले लिया, अब आगे आने वाले 2 महीने आपसे किराया नहीं लिया जाएगा, ठीक है? आपसे 2 महीने का किराया एडवांस में ले लिया, अब आगे आने वाले 2 महीने तक आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। दिस इज नोन एज एडवांस। डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? आप आए, अभी आपसे रखवा लिया, 25,000 रुपए जमा करके जाओ। रेंट तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन 25,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, कि आपने अगर कभी मकान में कोई डैमेज या डिस्ट्रक्शन या कुछ भी कर दिया तो ये जो आपसे 25,000 रुपए अभी लिया हुआ है, इसको यूज करके अपने मकान की मरम्मत करवा लेंगे, राइट? तो डिपॉजिट और एडवांस का मतलब आपको समझ में आया? डिपॉजिट का कोई एक फिक्स्ड पर्पस नहीं होता है, ठीक है? एडवांस का एक फिक्स्ड पर्पस होता है। एडवांस रेंट, तो एडवांस रेंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली अगेंस्ट द रेंट लायबिलिटी, लेकिन डिपॉजिट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एनीथिंग, ठीक? अब सुनो, अगर मान लो ऐसा है कि आपने मकान में किराए पर लिया और आपने 25,000 रुपए डिपॉजिट वहां पर जमा कर दिया। अब जब आपने मकान छोड़ के जाने वाले थे तो आपने अपने मकान मालिक से कहा कि बस ये आखिरी महीना है और अगले महीने फिर ये मकान में छोड़ के जाऊंगा। तो मकान मालिक ने कहा कि सुन, एक काम कर, तेरा 25,000 रुपए मेरे पास पड़ा ही हुआ है, राइट? तेरे को अल्टीमेटली 25,000 रुपए बाद में देना ही पड़ेगा, तो एक काम कर, इस महीने का किराया मत दे, ठीक है? ये आखिरी महीना है ना तेरा। वैसे तो मैं तेरे से अभी यहां पर लेता 25,000, जो भी रेंट है मैं यहां पर लेता, और फिर तेरे जाते समय मैं वो डिपॉजिट वाला पैसा तुझे वापस कर देता। तो अभी एक काम करते हैं, तू अभी मेरे को इस महीने का किराया मत दे, ठीक है? इस महीने का किराया मत दे, तो अब जो डिपॉजिट है वही मान लिया जाएगा कि वो इस महीने का किराया होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि डिपॉजिट हैज बीन अप्लाइड टुवर्ड्स रेंट। डिपॉजिट हैज बीन अप्लाइड टुवर्ड्स रेंट, राइट? तो जो एडवांस मनी आपको मिलता है वो तो कंसिडरेशन होता है, लेकिन जो डिपॉजिट मिला, क्या वो मकान को किराए पर देने के लिए कंसिडरेशन था? द आंसर इज नो, ठीक? क्योंकि डिपॉजिट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए थोड़ी था। डिपॉजिट उस चीज के लिए थोड़ी था कि हमने आपको अपना मकान रहने के लिए दिया हुआ है, इसके बदले आप डिपॉजिट दे रहे हो। डिपॉजिट हम किसी भी चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आपने दीवार में छेद किया, उसकी मरम्मत करवाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जब आप मकान छोड़कर जाने वाले हो तो इस महीने का किराया हम आपसे नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि डिपॉजिट अमाउंट को हम यहां पर यूटिलाइज कर लेंगे, तो नाउ दिस डिपॉजिट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन, ठीक है? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पूरी चीज मैंने यहां पर समझाई हुई है। आगे सुनो। It has also been clarified by a notification that an artist supplies his artwork to the galleries for exhibition. The galleries don't pay anything to him, therefore there is no consideration. However, when somebody selects a particular item provided by the artist and wishes to buy it, then actual supply takes place and GST applies. मैं suppose एक पेंटर हूं, मैंने अपनी एक पेंटिंग बनाई और मैंने एक आर्ट गैलरी को दे दी। मैंने कहा कि आप मेरी पेंटिंग को डिस्प्ले पर करो। तो डिस्प्ले करने के लिए आर्ट गैलरी मेरे को कोई पैसा नहीं देती है। आर्ट गैलरी मुझे कोई पैसा नहीं देती है, लेकिन अगर कोई बंदा टहलते टहलते मेरी पेंटिंग के पास से गुजरा और उसने कहा कि नहीं, मेरे को ये वाली पेंटिंग खरीदनी है, तब वो बंदा मेरे को पैसे देगा और तब जाकर सप्लाई कंप्लीट होगी। तो मैंने भले ही अपनी पेंटिंग गैलरी को दे दी, लेकिन क्या कंसिडरेशन मिली? नहीं। तो मेरा गैलरी में पेंटिंग देना क्या सप्लाई हुआ? नो। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन जब कोई कस्टमर आया और उसने मेरी पेंटिंग पसंद की और उसने मुझे पैसे दिए, तो क्या ये सप्लाई है? यस, ये सप्लाई है। An important feature of consideration is quid pro quo, something in return, something in return। एक और क्लैरिफिकेशन आया, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। अगर मैं डोनेशन देता हूं किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक, तो उस डोनेशन से अगर मान लो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मेरे नाम का एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है, तो सपोज मैंने एक अनाथालय में 5 लाख रुपए का डोनेशन किया और उस अनाथालय ने हर बच्चे को एक टी शर्ट दे दी जिसपे लिखा है यूज कोड निष्ठेन ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यूज कोड निष्ठेन ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अब इससे क्या हो गया
कि अब कोई भी बंदा अगर उस अनाथालय में आएगा तो उस बच्चे की शर्ट पे क्या देखेगा, यूज कोड निश्चित। तो मैंने जो 5 लाख रुपए का डोनेशन किया उसके बदले ये क्विड प्रो क्वो हुआ, तो इसको बोल दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और मैंने ये जो 5 लाख रुपए दिया इसको सप्लाई माना जाएगा। क्यों सप्लाई माना जाएगा? क्योंकि कंसिडरेशन हुआ। कैसे कंसिडरेशन हुआ? जब मैंने 5 लाख रुपए दिया तो उसने अनाथालय के बच्चों में एडवर्टीजमेंट करवाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैंने पैसा दिया और अनाथालय में सिर्फ इतना लिख दिया कि दिस वाज डोनेटेड बाय निशांत कुमार, मेरे बिजनेस का कोई मेंशन नहीं है, तो क्या इसमें क्विड प्रो क्वो हुआ? क्या इसमें समथिंग इन रिटर्न मेरे को मिला? नहीं। लोग आएंगे, देखेंगे, ठीक है 5 लाख रुपए निशांत कुमार ने जमा किया। अब कौन निशांत कुमार, क्या करता है निशांत कुमार, कौन निश्चित, कोई जानता ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्विड प्रो क्वो नहीं हुआ। आइए अब सवाल करना शुरू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। देखो, Bhushan donated a blackboard to Yognishth Sansthan, a charitable yoga institution. Yognishth Sansthan printed underneath the blackboard so donated, good wishes from Mr. Bhushan. Is this a consideration? तो ब्लैकबोर्ड डोनेट किया, ब्लैकबोर्ड पे बस इतना लिख दिया, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। मिस्टर भूषण के बिजनेस का कोई नाम नहीं, कुछ मेंशन नहीं, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। Srimati Durga Devi donated some money to a temple in the memory of a late father. The temple trust constructed a room in the temple complex from such donation and wrote donated by Srimati Durga Devi in the memory of her father on the door floor of the room. Is this a consideration? अब बताओ मेरे को, दुर्गा जी ने, ये जो भी श्रीमती दुर्गा देवी हैं, इन्होंने अपने फादर की मेमोरी में एक मंदिर में कुछ पैसा दान दिया। मंदिर ने उस पैसे से एक कमरा बनवा दिया और उस कमरे के बस दरवाजे पर लिखवा दिया डोनेटेड इन द मेमोरी ऑफ अ लेट फादर श्रीमती दुर्गा देवी। क्या श्रीमती दुर्गा देवी के बिजनेस का कुछ एडवर्टीजमेंट हुआ? नहीं, बस नाम मेंशन है। तो क्या कंसिडरेशन हुआ? नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, या फिर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस ऑफ सप्लाई बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। इसमें सब्सिडी वगैरह नहीं आती है। पेमेंट में डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। ठीक है, तो डिपॉजिट को कंसिडरेशन तभी मानेंगे जब उस डिपॉजिट का पैसा अप्लाई किया जाएगा। आओ देखो, Rishabh buys a car for his personal use and after a year sells it to the car dealer. Is this a supply? तो the answer is no, क्योंकि in the course of furtherance of business थोड़ी हुआ है। ऋषभ ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कार खरीदी, बाद में कार डीलर को बेच दी, तो ऋषभ ने क्या कार अपने बिजनेस के लिए बेची? क्या ऋषभ का बिजनेस है कार में डील करना? नहीं। तो क्या ऋषभ ने सप्लाई की? नहीं। मणिकर्णिका sold her old gold bangles and earrings to Abhushan Jewelers. Is this a supply? तो मणिकर्णिका ने अपने पुराने गोल्ड बैंगल्स वगैरह बेचे, तो क्या ये सप्लाई हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, अपने पुराने बैंगल्स बेच दिए, पर्सनल है। ठीक है। Sundaram Acharya, famous actor, paints some paintings and sells them. The consideration from such sale is to be donated to charitable trust, Kind Human. Is this a supply? Yes, this is a supply. Yes, this is a supply. क्यों? क्योंकि ये फेमस एक्टर है, इसने कुछ पेंटिंग्स पेंट की, राइट? तो ये आर्टिस्ट है, बेसिकली फेमस एक्टर है, तो फिर इसने कुछ पेंटिंग्स पेंट की और फिर इनको पेंटिंग्स को बेच दिया, राइट? तो बिजनेस का मतलब यही नहीं होता है, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि वो फुल टाइम पेंटर होना चाहिए। पार्ट टाइम बिजनेस में भी जो भी इन्वॉल्व है उसको भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाता है। अब वो जो कंसिडरेशन आई, भले ही वो चैरिटेबल ट्रस्ट में जाए या कहीं पर भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर इसने कुछ पेंटिंग्स पेंट किए और उनको बेचा, तब भी इसको कंसिडरेशन माना जाएगा, तब भी इसको सप्लाई माना जाएगा। A resident welfare association provides the service of depositing the electricity bills of the residents in lieu of some nominal charges. Is this a supply? तो ये वही वाली चीज आ गई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA में क्या हुआ कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस ने अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की। कैसे? यहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, तो जो भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं उनका एक उनको मैनेज करने का एक ग्रुप होता है जिसको रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हैं। अब इस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने सभी मेंबर्स से कहा, फ्लैट वालों से कहा कि आप कहां बिजली का बिल जमा करने अकेले जाओगे, आप एक काम करो, सारे बिजली के बिल आप हमें दे दो और हम इकट्ठा जाकर बिजली विभाग में जमा कर देंगे, राइट? और इस प्रोसेस के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्संस ने थोड़ी सी फीस चार्ज की। तो क्या ये सप्लाई है? हाँ, ये सप्लाई है। Are services by way of admission to circus, cinema halls, amusement parks, including theme parks, water parks, etc., considered as a supply? Yes, of course, ये supply है, क्योंकि आप in the course or furtherance of business कर रहे हो for consideration.
Royal Turf Race Club is engaged in facilitating the wagering या betting transactions on horses placed through a totalizator. For providing the service of facilitating wagering transactions, Royal Turf Race Club gets commission which is deducted and retained by the club from the total bet value. Is this a supply? टोटलाइजेटर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो देखता है कि कितनी बेट्स हुई, कौन जीता कौन हारा, तो दैट इज अ टोटलाइजेटर, राइट। तो अभी यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है वेजरिंग की, बेटिंग हॉर्सेस की वगैरह वगैरह, और इसके लिए आपसे कंसिडरेशन लिया जा रहा है। तो क्या ये सप्लाई है? ऑफ कोर्स ये सप्लाई है, क्योंकि सेट सर्विसेज अमाउंट टू सप्लाई एज द एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब आर इंक्लूडेड इन बिजनेस। ठीक। The sale of goods in exhibition, participation in a trade fair, warranty supplies, supply of free samples to induce customers to purchase other goods, sale of used assets, etc. constitute a supply. Yes, supply है क्योंकि in the course of furtherance of business हो रहा है। ठीक। अब आ जाओ सेक्शन 71AA। तो सेक्शन 71AA मैंने आपको बता ही दिया, जब भी कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस अपने मेंबर्स को कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड वाइस वर्सा होता है फॉर अ कंसिडरेशन, तो फिर इसको भी सप्लाई बोल दिया जाता है। The Resident Welfare Association of Sanskriti Society supplies air conditioners to its members at a concessional price. Is this a supply of goods or a supply of services? तो ये आराम से supply of goods हो जाएगा। Air conditioners सस्ते में दिए तो फिर supply of air conditioners क्या हो गया? Supply of goods हो गया है, राइट। अब हम आते हैं सेक्शन 71B पर। सेक्शन 71B ने क्या कहा था? सेक्शन 71B ने कहा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इवन इफ मेड विदाउट even if not made for in the course of furtherance of business, तब भी इसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज एन एक्सेप्शन टू दैट लाइन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखो, supply includes import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। तो एकदम सिंपल सा यहां पर मतलब है, इसको आगे आप लोग पढ़ सकते हो कि यहां पर अगर आपने देश के बाहर से, अगर आपने इंडिया के बाहर से सर्विसेज मंगाई, कंसिडरेशन दिया, even if it is made without business purpose, even if it is made for individual purpose, even if it is made for a personal purpose, तब भी उसको सप्लाई बोला जाएगा और जीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर है, एटलीस्ट सेक्शन 71B में। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर ये वाला पार्ट नहीं है। तो सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर जीएसटी नहीं लगेगा या इंपोर्ट ऑफ गुड्स को सप्लाई नहीं मानेंगे? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी हमें नहीं पता। जब हम आगे आगे जाएंगे तब कहीं ना कहीं पर ये चीज निकल कर आएगी। एटलीस्ट सेक्शन 71B ने तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में कोई बात नहीं की है, 71B ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात की है। ठीक है, तो देखो, as per section ये हो गया, this section is applicable only for the import of services and not for the import of goods. This means that if you import goods for a consideration which are not in the course of furtherance of business, it won't be treated as a supply. Services should be provided for a consideration. That means if you import services without consideration, it won't be treated as a supply. तो सेक्शन 71B को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन में क्या होगा? वी डोंट नो। भले ही मैंने यहां पर लिखा इट वोंट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, बट आप ये मानकर चलो अभी नहीं पता हमें। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर कुछ पलटी भी मारी जा सकती है, आगे चलकर पलटी भी मारी जा सकती है, और जिन लोगों ने जीएसटी पहले पढ़ा है आपको याद आ रहा होगा कि कहां पर पलटी मारी जाएगी। ठीक, एनीवे, तो ये भी हो गया। सर्विसेज इंपोर्टेड कुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। दिस मींस दैट इवन इफ यू इंपोर्ट सम सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज, इट विल कॉन्स्टिट्यूट एज अ सप्लाई। आओ देखते हैं। Ramaiya, a proprietor, has received the architect services for his house from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. Is this a supply? तो क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। आर्किटेक्चरल सर्विसेज हम लोगों ने ली है देश के बाहर से। कंसिडरेशन है? हाँ, कंसिडरेशन है। क्या बिजनेस के पर्पस के लिए? नहीं, बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं है, अपने खुद के मकान के लिए। क्या सप्लाई माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा, क्योंकि ये इसमें ये 71B में बोला हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इवन इफ इट इज मेड नॉट फॉर अ पर्पस ऑफ बिजनेस, तो भी इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। सेक्शन 71C, सेक्शन 71C कहता है कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज है विच आर मेड इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उनको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 71A में क्या बोला था? सप्लाई ऑफ ऑल फॉर्म्स, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन अभी अभी देखा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब हम फॉर अ कंसिडरेशन का एक्सेप्शन देखने जा रहे हैं। फॉर अ कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटी। शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज हैं, इफ दे आर मेड इवन नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन, तब भी उनको सप्लाई माना जाएगा।
एक्टिविटीज मेंशन इन शेड्यूल 1, एक्टिविटीज मेंशन इन शेड्यूल 1 क्या है? तो 4 पैरास शेड्यूल 1 में मेंशन है। पहला, permanent disposal, permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets। ठीक है, तो कल वाले सेशन में हम लोगों ने देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से अवेल किया जाता है। कल वाले सेशन में हमने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से आपको मिलता है। तो अगर आपने अपने बिजनेस के एसेट्स को खरीदा हुआ है, तो जब आपने बिजनेस के एसेट्स को खरीदा था तो आपने उस पर जीएसटी पे किया था, जीएसटी पे किया था, उसका आपने आईटीसी ले लिया होगा। तो ऐसे एसेट्स जिन पर आप आईटीसी ले चुके हो, अगर उनको आप परमानेंटली डिस्पोज ऑफ करते हो तो इसको सप्लाई माना जाता है, इवन इफ इट इज मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। मतलब मेरे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, एसी की खरीद पर मैंने आईटीसी ले लिया था, अब अगर मैं इस एसी को कबाड़ में भी बेच रहा हूं या मैं इसको बस निकालकर फेंक दे रहा हूं तो भी इसको ट्रांसफर माना जाएगा, सॉरी, तो भी इसको सप्लाई माना जाएगा। अब इससे आपके मन में और बहुत सारे सवाल आते हैं, अरे सर फिर तो सप्लाई अगर माना जाएगा तब तो जीएसटी लेना पड़ेगा, किससे जीएसटी लेंगे? आपने तो निकालकर यहां पर फेंक दिया, तो अगर आपने निकालकर इस एसी को फेंका है तो फिर एक्चुअल में सप्लाई तो हुई नहीं है, फिर भी इसने बोला है कि सप्लाई माना जाएगा। तो कौन है रेसिपिएंट, कौन है, किसको आप दे रहे हो, जीएसटी किससे लोगे जब आपने फ्री में इसको फेंक दिया या क्या किया, राइट? उन सब चीजों के बारे में हम लोग इवेंचुअली बात करेंगे, राइट? दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहां पर यह बोला गया है कि डिस्टिंक्ट पर्संस या रिलेटेड पर्संस के बीच में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है, बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। इस पॉइंट को अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम जो 4 पैरास हैं शेड्यूल 1 के, उन चारों ही पैरास को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगेन एक ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्या हुआ कि बिजनेस में जो भी एसेट्स आपने यूज किए थे, उन एसेट्स पर अगर आपने आईटीसी क्लेम किया था और उन एसेट्स का अगर आप परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल करते हो तो फिर आपको उसको सप्लाई मानना पड़ेगा और फिर जो भी जीएसटी लगेगा वो आपको जीएसटी देना होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। दूसरा, अगर रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। अब What do you mean by related persons? What do you mean by distinct persons? वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक? However, gifts not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. मतलब अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 50,000 से कम की वैल्यू के गिफ्ट्स दिए तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड्स दिए कि भाई अब तू आगे बेचती हो, तो एजेंट को जब दिए तो कंसिडरेशन एजेंट से थोड़ी लिया, तो भी इसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड्स दिए कि अब आगे तुम दे देना, एजेंट को जब गुड्स दिए आगे देने के लिए तो क्या एजेंट से पैसे लिए? नहीं लिए, तब भी इसको सप्लाई माना जाएगा। एजेंट ने अगर प्रिंसिपल को कुछ सामान दिया, एजेंट ने अगर प्रिंसिपल को कुछ सामान दिया तो प्रिंसिपल से पैसे लिए? नहीं लिए, नहीं लिए, तब भी इसको सप्लाई माना जाएगा। सर अगर ले लिए तो तब तो सप्लाई है ही, तब तो सप्लाई है ही। अरे सर तो एजेंट अगर प्रिंसिपल को कोई सामान देगा तो फिर पैसे क्यों नहीं लेगा? उसके बारे में हम करेंगे अभी बात, ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे अभी बात। अभी इन सारी चीजों का डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे, राइट? चौथा पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड तो अभी भी हमने बात की थी। यस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड अभी हमने क्या बात की थी? सेक्शन 7(1)(b) में हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड बात की थी कि अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, कंसिडरेशन दिया, भले ही बिजनेस के लिए दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसको सप्लाई माना जाएगा। यहां हम क्या बोल रहे हैं कि आपने इंपोर्ट किया, सर्विसेज ही इंपोर्ट की, कंसिडरेशन नहीं दी। यहां पर जो चारों एक्टिविटीज हैं वो तो विदाउट कंसिडरेशन वाली है, तो आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, कंसिडरेशन नहीं पे किया, लेकिन ये बिजनेस के लिए होनी चाहिए और रिलेटेड पर्संस या अपने ही एस्टैब्लिशमेंट के अदर ब्रांचेस से होना चाहिए। इसको भी अभी हम लोग एनालाइज करेंगे, तो इसको सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक, अब आओ एक एक करके एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो 4 पैरास थे, 4 पैरास हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, शेड्यूल 1 के 4 पैरास थे, चारों पैरास हम लोगों ने देख लिए। अब एक एक करके इनका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले है एनालिसिस ऑफ पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1।
ठीक है, एनालिसिस ऑफ पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1 ने क्या बोला कि अगर आपके पास बिजनेस के कुछ एसेट्स हैं जिन पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो, उनका आप परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल करते हो, तो इसको सप्लाई माना जाता है। तो इसमें सप्लाई होने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो डिस्पोजल या ट्रांसफर होना चाहिए, किसका? बिजनेस एसेट्स का। डिस्पोजल परमानेंट होना चाहिए और आईटीसी ले लेनी चाहिए इन बिजनेस एसेट्स पर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को अपने एसेट्स ट्रांसफर करती है निल वैल्यू पर, तब भी इसको सप्लाई कहा जाता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने क्या किया? अपने बिजनेस एसेट्स को सब्सिडियरी को दे दिया, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल हो गया, तो भी इसको सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्रुव ने अपने बिजनेस के पुराने लैपटॉप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। Input tax credit has been availed by Dhruv on such laptops. Is this a supply? Yes, this is a supply. क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस के एसेट्स को इसने परमानेंटली ट्रांसफर किया या डिस्पोज ऑफ किया, जिन पर ये आईटीसी ऑलरेडी ले चुका था। भले ही अपने दोस्त को दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, लेकिन परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स जिन पर आईटीसी लिया जा चुका है, इवन व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन, इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई। आगे देखो, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स परमानेंटली ट्रांसफर्स द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एसी का डीलर है, मतलब बिजनेस वाला बंदा है, एक मोटर व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट परमानेंटली ट्रांसफर करता है। आईटीसी ऑन द सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। इज दिस अ सप्लाई? दिस इज नॉट अ सप्लाई। व्हाई इज दिस नॉट अ सप्लाई? हम लोग आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक सेक्शन होता है 17, उसके अंदर एक सबसेक्शन होता है 5। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में वो सारे गुड्स या सर्विसेज मेंशन है जिनको करने पर आप इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। उनमें से एक गाड़ी भी है कि अगर आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने पर आपने जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का आप क्रेडिट नहीं ले सकते। क्या लॉजिक है वो हम लोग जब इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इतना बता देता हूं, सेक्शन 17(5) के अंदर एक एसेट, जो एक ट्रांजैक्शन वहां पर मेंशन है, वो गाड़ी वाला भी ट्रांजैक्शन है कि जब आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदने पर आप जीएसटी पे करते हो, उस जीएसटी का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो आप देखो, डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स परमानेंटली ट्रांसफर्स द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। मोटर व्हीकल इसके बिजनेस का एसेट रहा होगा, इसने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया, लेकिन क्या इस मोटर व्हीकल पर आईटीसी लिया होगा? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ये ब्लॉक्ड है। तो अगर आईटीसी नहीं लिया है तो फिर क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक, आगे देखिए। An organization undertakes renovation of office and on that account transfers its old furniture on which input tax credit has been availed without consideration to a charitable institution. क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? Of course सप्लाई माना जाएगा। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स हुआ जिस पर आईटीसी ऑलरेडी लिए जा चुका था, तो इसको डेफिनेटली सप्लाई माना जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। आइए पैरा 2 को एनालाइज करते हैं। पैरा 2 क्या था? पैरा 2 था रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस। ठीक है, पैरा 2 में दो चीजें, रिलेटेड पर्संस, डिस्टिंक्ट पर्संस। मतलब अगर आपने रिलेटेड पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शंस किए या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शंस किए, तो इन ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना जाएगा अगर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुए, भले ही आपने कुछ पैसा ना लिया हो। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्संस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्संस? आइए इसको यहां पर हम लोग फटाफट से देखना शुरू करते हैं। रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बंदे के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बंदे के इन्फ्लुएंस में, तो पर्सन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन। फॉर एग्जांपल, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो आपस में इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो वो रिलेटेड पर्संस होंगे। सब्सिडियरीज ऑफ अ ग्रुप, कंपनी एटसेट्रा। तो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडियरी है बी लिमिटेड, इसकी एक और सब्सिडियरी है सी लिमिटेड, इसकी एक और सब्सिडियरी है सी लिमिटेड। तो सब्सिडियरीज ऑफ द सेम ग्रुप कंपनी, ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। ठीक है, रिलेटेड पर्सन इज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन सेक्शन 15। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिलेटेड पर्संस का। अब देखो रिलेटेड पर्संस में क्या क्या पर्संस आते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें को रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कभी भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइन रिलेटेड पर्संस, आईसीएआई के पास और भी बहुत कुछ है।
ठीक है, यहां पर भी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि रिलेटेड पर्सन में इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हो, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको खुद ही करवाए जा रहा हूं। तो हम लोग बस एक ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लेते हैं, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, जिससे कभी भी क्वेश्चन में अप्लाई करने की अगर जरूरत हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इसको रिलेटेड पर्सन माना जाता है, इसको रिलेटेड पर्सन नहीं माना जाता। ठीक है, इतना तक बस हम लोगों को जानने की जरूरत है। देखो, persons including legal persons are deemed as related persons if related person का बोला जाएगा जो लोग ऑफिसेस या डायरेक्टर्स हैं ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मैं आपके बिजनेस का डायरेक्टर, आप मेरे बिजनेस के डायरेक्टर, हम दोनों रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। आप और मैं एक ही पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, तो आप और मैं पार्टनर्स हो गए, हम रिलेटेड हो गए। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मैं आपके यहां नौकरी कर रहा हूं, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके यहां एम्प्लॉई कर रहा हूं, मैं आपके यहां एम्प्लॉई हूं, तो आप मेरे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, हम रिलेटेड पर्सन्स हो गए। A third person controls, owns, holds directly or indirectly greater than equal to 25% of voting stock shares या both of them। ठीक है, आपकी कंपनी के 25% से ज्यादा, आपकी कंपनी के 25% से ज्यादा शेयर्स किसी और के पास है, मेरी कंपनी के भी 25% से ज्यादा शेयर्स उसी इंसान के पास है, तो उस एक आदमी के पास हम दोनों के 25% से ज्यादा शेयर्स है, तो हम दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दी अदर। अगर मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं, कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया कि मेरा आपके पास 20% से ज्यादा के शेयर्स हैं। अगर मेरे पास आपकी कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो मतलब मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं, तो हम दोनों रिलेटेड पर्सन हो गए। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। अगर किसी तीसरे बंदे के पास हमारे 20% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो फिर भी हम दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। Such persons together control directly or indirectly a third person। आपके पास किसी दूसरी कंपनी के, आपके पास सपोज किसी दूसरी कंपनी के 10% शेयर्स हैं, मेरे पास भी उस कंपनी के 15% शेयर्स हैं, आपके पास और मेरे पास मिलाकर उस कंपनी के 25% है शेयर्स। ठीक है, तो हम दोनों मिलकर किसी एक तीसरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर हम दोनों रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। Such persons are members of the same family, obvious। One of them is a sole agent या sole distributor या sole concessionaire of the other। मतलब ये हो गया, सपोज मैं जूते बनाता हूं, सपोज मैं जूते बनाता हूं और आप ही मेरे इकलौते डिस्ट्रीब्यूटर हो। मैं जूते बनाता हूं और जूते बनाने के बाद अलग अलग दुकानों पर बिकवाता हूं मैं, राइट, और आप ही मेरे सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप और मैं रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। ठीक है, अब आओ देखो, इवन दो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्संस, हमने यहां पर देखा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्संस, लेकिन 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 द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 3। तो देखो, यहां पर सप्लाई में हमने शेड्यूल 3 देखा था। शेड्यूल 3 क्या था? शेड्यूल 3 कहता है कि इन एक्टिविटीज को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, शेड्यूल 3 क्या कहता है कि इन एक्टिविटीज को ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो शेड्यूल 3 के अंदर एक एक्टिविटी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की भी। मतलब अगर मैं आपके यहां नौकरी कर रहा हूं, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बदले आप मेरे को कंसिडरेशन दोगे, उसके बदले आप मेरे को सैलरी दोगे, लेकिन इस सैलरी पर मैं जीएसटी नहीं चार्ज करूंगा आपसे। मैं जो आपसे पैसा लूंगा इस पर मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले जो सर्विसेज होते हैं उन पर जीएसटी नहीं लगता, उनको सप्लाई नहीं बोला जाता है। तो भले ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटेड पर्संस हैं, इवन दो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्संस, लेकिन इनमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं उसको सप्लाई नहीं माना जाता है। Also, if employer gifts an amount up to 50,000 rupees to the employee, it is not treated as supply। तो अगर 50,000 तक का पैसा आपने मेरे को गिफ्ट किया, you being my employer, तब भी इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। However, if the amount of gift exceeds 50,000 and such gift is in the course or furtherance of business, then it is treated as a supply। लेकिन अगर आपने मेरे को गिफ्ट दिया in the course or furtherance of business 50,000 से ज्यादा का, तब इसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ परक्विजिट्स दी, अभी ऑल ऑफ यू नो व्हाट परक्विजिट्स आर, हम लोग डायरेक्ट टैक्स में कर चुके हैं, राइट। तो परक्विजिट्स अगर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर परक्विजिट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तब तो वही माना जाएगा कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हो रहा है, तो फिर उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा मेरा एम्प्लॉयर मेरे को कुछ भी परक्विजिट्स दे रहा है, तो फिर उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। मिस प्रिया होल्ड्स 30% शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड 35% शेयर्स ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड। आई नो स्पीड यहां पर थोड़ी सी फास्ट है, बट दैट इज ओनली बिकॉज ये फास्ट ट्रैक है। ठीक है, फास्ट ट्रैक है तो यहां पर स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी ही होगी।
ऑलराइट, तो मिस प्रिया होल्ड 30% शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड 35% शेयर्स ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड। डिस्कस। तो ये मिस प्रिया क्या कर रही है, एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड दोनों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, दोनों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो एबीसी और एक्सवाईजेड लिमिटेड आपके रिलेटेड पर्संस हो जाएंगे। आगे देखो, क्यू लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन द कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। तो क्यू लिमिटेड जो है वो आर लिमिटेड की कॉर्पोरेट पॉलिसी डिसाइड कर रहा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल डिसाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्यू लिमिटेड ने आर को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो क्यू और आर रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अभी बात खत्म हुई है रिलेटेड पर्संस की, अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट पर्संस के बारे में। ठीक है, सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्संस। अब सुनो मेरी बात, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जब बात की तो हम लोगों ने कहा कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन। ठीक है, पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया अ पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, राइट, जिसको अपने आप को जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, वो या वो रजिस्टर कराने के लायबल हो जाता है, उसी को टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। ठीक है, उसी को टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। पानी पी लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दो। आइए, गला एकदम गया हुआ है बट कोई बात नहीं, चलो ये हो गया। जीएसटी लॉ में जो रजिस्ट्रेशन होता है उस वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। एक ही पैन पर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। मेरा पैन नंबर तो एक ही होगा, राइट, परमानेंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो मेरा पैन नंबर एक ही होगा। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब अगर मैं कर्नाटका में सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे कर्नाटका की गवर्नमेंट के साथ भी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जीएसटी में मुझे रजिस्ट्रेशन कराना होता है स्टेट वाइज। ठीक है, सपोज मैं सामान बेच रहा हूं जैसे हल्दीराम्स है, अब हल्दीराम्स की जो ब्रांचेस है वो तो हर स्टेट में ना, हर शहर में हल्दीराम है, राइट, तो हल्दीराम का जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, हल्दीराम की जितनी भी ब्रांचेस यहां उत्तर प्रदेश में, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ होगा। हल्दीराम्स की जितनी भी ब्रांचेस कर्नाटका में है, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ होगा। हल्दीराम्स की जितनी भी ब्रांचेस किसी और स्टेट में है, सपोज मुंबई वगैरह में है, तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी एक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, तो अब सुनो मेरी बात, अगर उत्तर प्रदेश वाली जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कर्नाटका वाली किसी एस्टैब्लिशमेंट को माल सप्लाई कर रही है तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटका वाले डिस्टिंक्ट पर्संस हैं। क्या बोला जाता है? डिस्टिंक्ट पर्संस है। इवन दो सेम ऑर्गेनाइजेशन है हल्दीराम, उसी के अलग अलग ब्रांचेस है, लेकिन फिर भी इनको बोला जाता है कि ये डिस्टिंक्ट पर्संस है। तो अगर प्रयागराज में हल्दीराम है, सपोज प्रयागराज में हल्दीराम है और इसने बैंगलोर वाले हल्दीराम को कोई सामान बेचा, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, क्योंकि सेम एस्टैब्लिशमेंट है ना, सेम एस्टैब्लिशमेंट की दो अलग अलग ब्रांचेस होंगी, तो इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन तब भी इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब आपको समझ में आया? एवरी ब्रांच जिसका सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है विल बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हल्दीराम की एक ब्रांच प्रयागराज में, एक ब्रांच कानपुर में है, प्रयागराज वाली ने कानपुर को बेचा, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्संस है? नहीं, ये डिस्टिंक्ट पर्संस नहीं है, क्योंकि प्रयागराज वाली हल्दीराम का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है, और जो कानपुर वाली जीएसटी का, जो कानपुर वाली ब्रांच का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है, राइट। तो अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर्स है तभी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। एक पॉइंट और, अगर मैं उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जगह कर रहा हूं, जैसे मैंने प्रयागराज, बनारस, कानपुर बताया, मैं अगर चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक ही रजिस्ट्रेशन लूं और उसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल दूं कि मेरा मेन काम तो प्रयागराज से, कानपुर और बनारस में भी थोड़ा थोड़ा काम मेरा चलता है, राइट। तो मैंने मेन प्लेस ऑफ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को प्रयागराज बता दिया। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं प्रयागराज के नाम पर एक अलग रजिस्ट्रेशन ले लूं, कानपुर के नाम पर एक अलग रजिस्ट्रेशन ले लूं और बनारस के नाम पर एक अलग रजिस्ट्रेशन ले लूं। ठीक है, ये मेरी चॉइस है, सरकार इसको मैंडेटरी नहीं करती है। सरकार कहती है
आइडियली स्टेट अगर एक ही है तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर दूसरी स्टेट में आपकी कोई ब्रांच है तो उस स्टेट के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन अगर मेरी मर्जी हो तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही 3 रजिस्ट्रेशंस ले सकता हूं, वन फॉर द प्रयागराज ब्रांच, वन फॉर द कानपुर ब्रांच एंड वन फॉर द वाराणसी ब्रांच। अगर मेरे पास 3 अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशंस होंगे तो ये तीनों भी आपस में डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाएंगे। मतलब एकदम सिंपल है डिस्टिंक्ट पर्संस का। अगर एक ही पैन के अंदर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं तो जितने भी मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट पर्संस है, बात खत्म। ठीक, तो ये सब देख लिया हम लोगों ने, ये सब देख लिया, ये सब हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस इन सिंपल टर्म्स। सो यहां से यहां तक तो मैंने आपको बस यही बताया था कि रजिस्ट्रेशन कब कब लेना होता है, कैसे कैसे पैन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सिंपल पैन में जो जो बताया वो सब लिखा हुआ है, आप अपने आप से पढ़ सकते हो। The establishments of a person with separate registrations, whether within the same state or union territory or in different states or union territories, are considered as distinct persons. ठीक है, Establishments of a person, taxable person हल्दीराम है, उसकी अलग अलग establishments जिसके अलग अलग registrations हैं, चाहे वो एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग registrations हो, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग registrations हो, तो फिर आपको इसको distinct person मानना हो। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मोहन, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. इसका दिल्ली में रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है। He also obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly opened branch office. Will Mohan be treated as distinct person in respect of registrations in West Bengal and Delhi? Yes. ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल अलग स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन, दिल्ली के स्टेट में दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, डेफिनेटली ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, अब ये देखो क्या है। If a person having one registered establishment in a state or union territory has another establishment in a different state, not necessarily registered, these establishments are considered as establishments of distinct persons. ठीक है, अगर मेरा एक स्टेट में रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट है, एक प्लेस में रजिस्टर्ड, सपोज प्रयागराज में मेरा रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, और कर्नाटका में भी मेरा कोई एक एस्टैब्लिशमेंट है, कर्नाटका वाला भले ही रजिस्टर्ड हो या ना हो, अरे सर ऐसा कैसे, रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं। तो इसमें एक बात आती है, जैसे हम आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती है ना, पीने वाली दारू पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, पीने वाली दारू पर जीएसटी नहीं लगता है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में मेरी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें मैं कपड़े बेच रहा हूं जिस पर जीएसटी लगता है, और कर्नाटका में मैंने अपनी एक और ब्रांच खोल ली, ठीक है, लेकिन कर्नाटका वाली ब्रांच में मैं कपड़े नहीं बेच रहा हूं, कर्नाटका वाली ब्रांच में मैं दारू बेच रहा हूं, तो कर्नाटका में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दारू जो है वो जीएसटी के स्कोप से बाहर है, राइट। लेकिन फिर भी जो मेरा उत्तर प्रदेश वाली एस्टैब्लिशमेंट है और जो कर्नाटका वाली एस्टैब्लिशमेंट है उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सिंपल एक और एग्जांपल से समझाता हूं। प्रयागराज में मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, इस रेस्टोरेंट पे मैं खाना भी देता हूं, पानी भी देता हूं, दारू भी बेचता हूं, ठीक है, रेस्टोरेंट में तो दारू मिलती है, राइट। और कर्नाटका में मेरी एक दारू की दुकान है, तो प्रयागराज में मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, इसके लिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इन दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। कर्नाटका में मेरी दारू की दुकान है, क्योंकि दारू जीएसटी से बाहर है तो कर्नाटका में मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे यहां रेस्टोरेंट में जितनी भी दारू मैं कस्टमर्स को देता हूं वो सारी मैं अपने खुद कर्नाटका वाली दुकान से मंगवाता हूं, तो क्या ये सप्लाई होगी? हां, लेकिन सर कर्नाटका वाली तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, फिर भी ये सप्लाई होगी, ठीक है, फिर भी ये सप्लाई होगी, राइट। तो कर्नाटका वाला ये जो है वो रजिस्टर्ड तो है नहीं, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। अब सप्लाई होगी नहीं होगी वो बात की बात है, चलो उसको उसमें नहीं पढ़ते, सप्लाई होगी या नहीं होगी उसको वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कर्नाटका वाली जो दारू की दुकान है भले ही वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि कर्नाटका वाली दारू की दुकान है रजिस्टर्ड तो होगी नहीं, क्योंकि दारू जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है, राइट। और मेरा उत्तर प्रदेश में एक एस्टैब्लिशमेंट है जो रजिस्टर्ड है, तो उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट और कर्नाटका वाला अनरजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट भी डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाएंगे। ऋषभ एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ओन्स एन एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट इन विरार, महाराष्ट्र, ठीक है। इट हैज ओपनड अ लिकर शॉप इन रायपुर, उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Since alcoholic liquor of human consumption की supply in Uttarakhand is a non-taxable supply, मतलब जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा, Rishabh Enterprises is not required to obtain registration with respect to the same in Uttarakhand. Will the supply of anything by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop qualify as a supply? तो महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट से अगर उत्तराखंड में देंगे तो क्या सप्लाई होगा? हाँ, सप्लाई होगा, ठीक है।
So where a person having one registered establishment in a state or union territory has another establishment in a different state or union territory, not necessarily registered, these establishments are considered as establishments of distinct persons. In this case, air-conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop, though unregistered in Uttarakhand, shall be treated as establishments of distinct persons. Supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in the course or furtherance of business, even without consideration, will qualify as a supply. इसको और समझते हैं थोड़ा सा. स्टॉक ट्रांसफर्स या ब्रांच ट्रांसफर्स. ठीक है, कपड़ों की दुकानें, प्रयागराज में कपड़े की एक दुकान है. ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होगी. एक दिल्ली में कपड़े की दुकान है, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड होगी. ठीक है, दिल्ली के मान्यवर में कोई एक पर्टिकुलर कुर्ता नहीं मिल रहा है, तो उसने प्रयागराज वाले से मंगवाया, प्रयागराज वाले ने दे दिया विदाउट कंसिडरेशन, पर डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा. ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट ने दिल्ली वाले रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट को सामान भेजा, तो ब्रांच ट्रांसफर हुआ. सेम एस्टैब्लिशमेंट के दो अलग अलग सेम पर्सन के दो अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स को हुआ, लेकिन फिर भी सप्लाई माना जाएगा. Under GST, transactions undertaken without consideration will qualify as a supply provided the transfer of goods or services is between different locations with separate GST registrations of the same legal entity, as these are transactions between different persons or establishments of distinct persons. These transactions are termed as self-supply. However, transfer between two units of a legal entity under single registration apparently within the same state will not be considered as a supply. मैंने वही आपको बताया कि प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, इन तीनों को डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक स्टेट के अंदर अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो. लेकिन अगर प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी तीनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशंस मैंने लिए हैं, तो फिर इनको भी डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स मान लिया जाएगा. ठीक. Raghubir Fabrics transfers 1,000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there. The factory and retail showroom of Raghubir Fabrics are registered in the states where they are located. तो ये जो लखनऊ वाला है ये उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, और ये जो दिल्ली वाला है ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है. नो कंसिडरेशन इज चार्ज. इज दिस अ सप्लाई? द आंसर इज यस. आंसर आप देख लेना, मतलब कैसे पढ़ना है वो देख लेना. ठीक. अच्छा, इधर देखो. Raghubir Fabrics transfers 1,000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Kanpur so that the same can be sold from there. अब लखनऊ से कानपुर भेजा है. It has taken one registration in the state of Uttar Pradesh, declaring Lucknow factory as its principal place of business and Kanpur showroom as its additional place of business. No consideration is charged. क्या ये सप्लाई है? तो the answer is no, ये सप्लाई नहीं है. एक्चुअली ये सप्लाई है, क्योंकि इंटरस्टेट क्योंकि ये स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आप लिखोगे. अगर मान लो ये लखनऊ और कानपुर का एक ही वो है, अगर मान लो लखनऊ और कानपुर का एक ही रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, तो अगर उत्तर प्रदेश में एक ही रजिस्ट्रेशन है तब तो सप्लाई नहीं माना जाएगा तब. लेकिन अगर मान लो लखनऊ और कानपुर का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तब सप्लाई माना जाएगा. तो दोनों फॉर्म्स में आप इसका आंसर लिख दीजिएगा. Transfer between two units of legal entity under single registration is not considered as a supply since no consideration is charged. Supply of goods from factory to retail showroom in the same state under single registration does not constitute supply. However, in the above example, if Raghubir Fabrics obtains separate registrations for Lucknow factory and Kanpur showroom, stock transfer between the Lucknow factory and Kanpur showroom will constitute a supply. ठीक है, तो पैरा 1 हो गया. परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स जिन पर आईटीसी क्लेम की हुई थी, वो हमने डिस्कस कर लिया. दूसरा हो गया रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, उनको भी सप्लाई माना जाएगा. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ पैरा 3. पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 क्या था? प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को कुछ सामान दिया, और कहा कि अब तुम इसको बेचो, ठीक है, तो यहां इसको सप्लाई माना जाएगा. कब सप्लाई माना जाएगा? सुनो मेरी बात. अब एजेंट इसको आगे बेच रहा है. अगर एजेंट ने जो बिल बनाया, एजेंट जब बेचेगा तो पैसे लेगा तो बिल देगा, राइट. एजेंट ने अगर बिल अपने नाम पर बनाया, मतलब एजेंट के नाम पर बनाया, तब तो प्रिंसिपल से एजेंट का ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. लेकिन अगर एजेंट ने बिल प्रिंसिपल के नाम पर ही बनाया,
अगर एजेंट ने बिल प्रिंसिपल के नाम पर ही बनाया तो प्रिंसिपल से एजेंट में जो भी सप्लाई होगी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। आई विल रिपीट दिस थिंग। मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हो, राइट? आपका नाम है सपोज भोलू, राइट? मैंने कुछ सामान आपको बेचा, मैंने कहा भोलू आप इधर आओ, आप इस सामान को आगे बेचो कस्टमर्स में। अब अगर आप जब कस्टमर्स को सामान बेच रहे हो और बिल पे आपका नाम लिखा हुआ है भोलू एंटरप्राइजेस, तो फिर मैंने जब आपको सामान दिया इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन तो उसको सप्लाई मानेंगे, राइट? लेकिन अगर आपने भोलू, आपने सामान बेचा और आपने जो बिल दिया उसमें सीए निशांत कुमार का नाम लिखा, तो फिर जो मैंने आपको जब सामान दिया था उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें बोला जाएगा कि आपने प्योरली एज एन एजेंट मेरा काम किया। यू आर बिहेविंग एज अ प्योर एजेंट। अल्टीमेटली मैं ही बेच रहा हूं सामान को, आपके थ्रू बेच रहा हूं, दैट्स इट। तो आपका अपना कुछ नहीं है, बस आप मेरे बिहाफ पर कर रहे हो। तो इसको प्योर एजेंसी सर्विसेज बोला जाता है। और प्योर एजेंसी सर्विसेज के केस में जब मैंने आपको सामान दिया विदाउट कंसिडरेशन तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप बिल अपने नाम पर दे रहे हो तो सप्लाई माना जाएगा, बिल आप मेरे नाम पर दे रहे हो सप्लाई नहीं माना जाएगा, सिंपल। एंड एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। मैंने आपसे कहा कि यार सामान खरीद के मेरे को दे दो। अब आपने जब सामान खरीदा तो आप जब सामान खरीदोगे तो सामने वाला आपको बिल देगा, जहां से भी आप सामान खरीदोगे वहां से आपको बिल मिलेगा। अब उस बिल पर अगर आपका नाम है, अगर उस बिल पर आपका नाम है तो जब आप मेरे को दोगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई होगा, ठीक है? लेकिन अगर उस बिल पर जहां से भी आपने थर्ड पार्टी से खरीदा उस बिल पर मेरा नाम है, देन यू आर जस्ट सिंपली एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट और इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा इफ यू गिव मी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है? इसको आप लोग पढ़ लेना बस, राइट? क्वेश्चंस करते हैं। तो अ कंपनी इज लोकेटेड इन द सबर्ब्स एंड एम्प्लॉयज एन एजेंट इन द सिटी टू अंडरटेक सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कहां पर लोकेटेड है? शहर के बाहर में। सबर्ब्स मतलब शहर के बाहर में है। और शहर के अंदर इसने एक एजेंट को एम्प्लॉय किया कि हमारी जो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेल करो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंगली द कंपनी ट्रांसफर्स गुड्स टू द premises of the agent in the city. Does this qualify as a supply? Does this qualify as a supply? Yes, this qualifies as a supply because there clearly exists a principal agent relationship. Supply of goods even without consideration therefore would qualify as a supply. आइए, HML Motors Limited engages Bhagwati Cars Limited as an agent to sell cars on its behalf. तो HML Motors ने भगवती कार्स को engage किया कि तुम एजेंट की तरह से वो करो। For the purpose, HML Motors has supplied 20 cars to the showroom of Bhagwati Cars located in Haryana. Does this qualify as a supply? Yes, definitely this is also a supply. इसको आगे करते हैं, ठीक है? अब इसको आगे किया तो यहां पर ये वही वाली चीज आ गई, इनवॉइस वाली चीज। जो इनवॉइस वाली चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको आप लोग पढ़ लेना अपने आप, ठीक है? मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं इनवॉइस वाली चीज। आओ सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? अनमोल अपॉइंट्स भोलू। अरे मैंने आपका भी नाम भोलू रखा था ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मेरे को याद नहीं था मतलब कि यहां पर भी भोलू है, ठीक है? या फिर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं याद रहा होगा। तो देखो, अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अनमोल ने भोलू से कहा कि ये सामान खरीद के लाओ। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल एंड आस्क्स द सप्लायर गोलू टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल, ठीक है? तो आपने कहा, आपने ढूंढ लिया कि कहां कहां से सामान मिल सकता है। अब आपने कहा कि वो सामान दे दो डायरेक्टली अनमोल को और बिल भी अनमोल के नाम पर बना देना। तो क्या ये सर्विस सप्लाई होगी? Does this fall within the ambit of para 3? So this does not an agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3 schedule 1. So this does not fall within the ambit of para 3 schedule 1. ठीक है? क्योंकि बिल भोलू के नाम पर नहीं है, बिल प्रिंसिपल के नाम पर है। हमेशा याद रखना, बिल जो है वो भोलू के नाम पर होना चाहिए, बिल जो है वो एजेंट के नाम पर होना चाहिए, बेचते समय भी खरीदते समय भी। बिल अगर एजेंट के नाम पर है तब तो प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट प्रिंसिपल में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको सप्लाई मानेंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तब पैरा 3 शेड्यूल 1 में आएगा, सॉरी शेड्यूल, हाँ पैरा 3 शेड्यूल 1 में आएगा। लेकिन अगर बिल प्रिंसिपल के नाम पर है तो फिर भोलू कर क्या रहा है वहां पर? भोलू का रोल क्या है? भोलू सिर्फ एक एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इसमें जब ट्रांसफर होगा तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। मनी मनी बैंक, बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स मंदार ऑक्शनियर। मनी मनी बैंक है, उसने ऑक्शनियर को अपॉइंट किया टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स का ऑक्शन करने के लिए। ऑक्शनियर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स, ठीक है? इसने ऑक्शनियर, इसने क्या किया, एक ऑक्शन अरेंज किया और पोटेंशियल बिडर्स मतलब जितने लोग बोली लगाने वाले हैं उनको इकट्ठा कर लिया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बोली लगाएगा, ये बोली लगाएगा, ये बोली लगाएगा। द हाइएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड, सबसे बड़ी बोली को एक्सेप्ट किया गया और उसको सामान बेच दिया गया। एंड गुड्स आर सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर बाय मनी मनी बैंक।
Invoice for the supply of goods is issued by Money Bank to the successful bidder. Does this fall within the ambit of para 3 schedule 1? It does not fall. Mandar is not an agent of Money Bank for the supply of goods and supply of para 3 schedule 1, क्योंकि इनवॉइस किसने रेज की? इनवॉइस मनी बैंक ने रेज की, इनवॉइस मंदार ने रेज नहीं। आइए आगे देखते हैं। गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स गंभीर एन ऑक्शनियर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। गौतम ने कहा मेरी पेंटिंग्स बेचो। Gambhir arranges for the auction and identifies the potential bidders. Highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. Invoice for the supply of the painting is issued by Gambhir on behalf of Gautam but in his own name. अब गंभीर ने अपने खुद के नाम पर बिल रेज किया and the painting is delivered to the successful bidder. Does this fall within the ambit of para 3 schedule 1? Yes, this scenario is covered under para 3 schedule 1 क्योंकि जो एजेंट है उसने अपने नाम पर बिल रेज करके दिया। आइए, a carry and forward agent or commission agent takes possession of the goods from the principal and issues the invoice in his own name. Does this fall within the ambit of para 3 schedule 1? Yes, this falls within the ambit of para 3 schedule 1. ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया? कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट होता क्या है? सपोज आपको माल कहीं पर किसी अपने कस्टमर के यहां भिजवाना है, तो आपने मेरे को अपॉइंट किया कि यार निशांत, मेरे को नहीं पता वो कस्टमर कहां पर है, मैं आप तक भिजवा दूंगा। ठीक है, आप कस्टमर तक भिजवा देना और इसके लिए मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा। तो मैं हो जाऊंगा कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, कि मैंने कैरी किया माल और फॉरवर्ड कर दिया आपके कस्टमर तक। ठीक है, आपने मुझे माल भेजा, मैंने आपके कस्टमर तक पहुंचा दिया। आई एम अ कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। Ravi sells agricultural produce by utilizing the services of Kavi, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Marketing Committee Act of the state. ठीक है, तो रवि जो है अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचता है कवि के थ्रू बेचता है। कवि कौन है? एजेंट है। कवि आइडेंटिफाइज द बायर्स एंड सेल्स द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ रवि फॉर विच ही चार्जेस अ कमीशन फ्रॉम रवि। तो कवि क्या करता है? बायर्स को ढूंढकर मेरा माल बेचता है, रवि का माल बेचता है और रवि से इसके बदले में कुछ कमीशन चार्ज करता है। As per the APMC Act, the commission agent is a person who buys and sells agricultural produce on behalf of his principal or facilitates buying or selling of agricultural produce on behalf of the principal and receives by way of remuneration a commission and percentage upon the amount involved in the transaction. तो यहां पर तो सिर्फ ये बताया हुआ है कि APMC Act के तहत एजेंट कौन होता है। हमें ये नहीं भी बताता तब भी हमें समझ में आ रहा था कि रवि ने कवि को अपॉइंट किया एज एन एजेंट, तो कवि क्या करेगा? रवि के बिहाफ पर सामान बेचेगा और पैसा लेकर रवि को दे देगा, कमीशन ले लेगा। Does this fall within the ambit of para 3? Does this fall within the ambit of para 3? तो यहां पर क्या होगा? अगर इनवॉइस कवि ने अपने नाम पर इश्यू करके दी तो फॉल कर जाएगा, अगर इनवॉइस रवि के नाम पर इश्यू करके दी तो फॉल नहीं करेगा। बात वही है, एजेंट अगर इनवॉइस अपने नाम पर इश्यू करके देता है तो फिर शेड्यूल 1 पैरा 3 आता है, अदरवाइज नहीं आता है। एनालिसिस ऑफ पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 4 में क्या था? पैरा 4 में था कि अगर आप रिलेटेड पर्सन से या अपनी ही किसी एस्टैब्लिशमेंट के दूसरी ब्रांच से सर्विसेज इंपोर्ट करते हो बिजनेस के लिए, भले ही कंसिडरेशन हो या ना हो, तो इसमें आपको क्या माना जाएगा? इसको सप्लाई माना जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड दो चीजें हो चुकी हैं। सेक्शन 7(1)(b) में क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन दो, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, सप्लाई माने जाए। यहां कंसिडरेशन मत दो, लेकिन बिजनेस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, 7(1)(b) में क्या था कि कंसिडरेशन है, भले ही पर्सनल पर्पस के लिए हो, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। यहां क्या बोला गया कि कंसिडरेशन भले ही ना हो लेकिन बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके या तो रिलेटेड पर्सन से मांगा खरीदा हुआ होना चाहिए या फिर अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट के किसी दूसरी ब्रांच से इंपोर्ट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी इंपोर्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट हो गया, भले ही बिजनेस के लिए किया तो सप्लाई हो जाएगा। नो, आपने कहीं से भी इंपोर्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट किया, बिजनेस के लिए किया, लेकिन या तो रिलेटेड पर्सन से किया या फिर अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट के दूसरी ब्रांच से किया, तभी इसको सप्लाई माना जाएगा। As per para 4 of schedule 1, import of services by a person from a related person or from his establishment located outside India without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as a supply. Importation of services importation of services are covered by section 7(1)(b) does not include importation without consideration. यहां पर as होगा।
ठीक है, तो जो 7(1)(b था वो विदाउट कंसिडरेशन वाला नहीं बात कर रहा था, वो कह रहा था कंसिडरेशन होना चाहिए, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्पस हो चाहे पर्सनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है। यहां पर इसने कहा कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी मान लिया जाएगा सप्लाई, अगर बिजनेस के लिए और रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से खरीदा है। Therefore, this clause is inserted to cover such services that are received from the related persons or their establishments outside India without consideration in the course or furtherance of business. Thus, even if no amount is paid in such a case, the value must be determined as per the rules and taxes required to be paid. Summary chart importation of services का ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। Import of service अगर with consideration कर रहे हो, in the course or furtherance of business है या not in course or furtherance of business है तो supply। अगर import of service आप without consideration कर रहे हो, ठीक, इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है और रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से है, तभी सप्लाई माना जाएगा, बाकी केसेस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक, बाकी केसेस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। आइए सवाल पे सवाल करते हैं। तो झुमरू एसोसिएट्स रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। तो लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज ली अपने ही हेड ऑफिस से, मलेशिया वाले में। हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस। डज दिस क्वालिफाई एज अ सप्लाई? यस, इट विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई। Chakmak, a proprietor registered in Delhi, has sought architect services from his son located in US with respect to his newly constructed house in Delhi. Does this qualify as a supply? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है क्या? हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। क्या कंसिडरेशन है? Is it a consideration? It's not a consideration. ठीक है, it's not a consideration. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या यहां पर आया सेक्शन 7(1)(b) में आ गया? नहीं। अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो 7(1)(b) में तो नहीं आया। दिस इज 7(1)(b), ठीक है, एंड दिस इज पैरा 4 शेड्यूल 1, ठीक है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो 7(1)(b) में तो नहीं गया, नहीं, कंसिडरेशन नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं। फिर देखो, क्या ये रिलेटेड पर्सन से लिया है? हाँ, अपने बेटे से लिए, अपने बेटे से लिया है। दूसरा, क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? क्या ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? तो देखो, चकमा का प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज सॉट आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएस। रिलेटेड पर्सन से लिया है, यूएस से लिया है विदाउट कंसिडरेशन। क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, इसलिए ये सप्लाई नहीं होगी। इट विल नॉट क्वालिफाई एज अ सप्लाई सिंस द सेम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मिस प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पेड $1,000 फीस एज लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ लंदन। अच्छा, प्रगति ने लीगल एडवाइस ली, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ, क्योंकि यूके वाली बंदी से इंपोर्ट किया। फॉर अ कंसिडरेशन है, फॉर अ कंसिडरेशन तो सेक्शन 7(1)(b। अब चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई है। ठीक है, अब चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, सप्लाई तो है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इवन व्हेन मेड विदाउट बिजनेस, इवन व्हेन मेड फॉर पर्सनल पर्पसेस इज अ सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका सप्लाई हो जाता है। आगे देखिए, मिस प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स फ्रॉम मिस उन्नति ऑफ लंदन यूके। ठीक, यूके से लिया। बोथ ऑफ देम आर सिस्टर्स, रिलेटेड पर्संस, रिलेटेड पर्संस, लेकिन रिलेटेड पर्सन से पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए लिया। ओके, एंड नो कंसिडरेशन इज पेड बाय मिस प्रगति टू मिस उन्नति। अच्छा सुनो, विदाउट कंसिडरेशन है, जैसे ही विदाउट कंसिडरेशन आता है सेक्शन 7(1)(b) गया तेल लेने, पैरा 4 शेड्यूल 1 में आ जाओ। पैरा 4 शेड्यूल 1 क्या है? पैरा 4 शेड्यूल 1 कहता है विदाउट कंसिडरेशन है। क्या बिजनेस के लिए है? नहीं, यहां पर बिजनेस के लिए नहीं है, यहां पर पर्सनल प्रॉब्लम्स है। तो इवन इफ इट इज मेड थ्रू अ रिलेटेड पर्सन, लेकिन क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। ठीक है, अब देख रहे हो आप लोग, पैरा 4 शेड्यूल 1 बोलते ही आपको तभी क्लिक होगा अगर आपने शुरुआत से सेक्शन नंबर्स पर ध्यान दिया है, पैराज पर ध्यान दिया है। ठीक है, आपको तभी क्लिक होगा। तभी मैंने आपको इस क्लास के एकदम स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन सेक्शन नंबर्स का। भले ही आप एग्जाम में मत लिखो, लेकिन आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये सप्लाई नहीं होगा। नॉट रिसीव्ड बाय हर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई। आगे देखते हैं। मिस प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फ्रॉम हर बिजनेस प्रॉब्लम्स फ्रॉम मिस उन्नति। बिजनेस प्रॉब्लम के लिए उन्नति से लिया। बोथ ऑफ देम आर सिस्टर्स एंड नो कंसिडरेशन इज पेड बाय मिस प्रगति टू मिस उन्नति। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, हां। कंसिडरेशन है, नहीं। जैसे ही कंसिडरेशन नहीं है तो सेक्शन 7(1)(b) तो गया, पैरा 4 शेड्यूल 1 में आ गए। पैरा 4 शेड्यूल 1 में दो चीजें देखनी होती हैं,
एक तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्या है? हाँ। दूसरा, या तो रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस होने चाहिए। रिलेटेड पर्सन है, हाँ, क्यों? क्योंकि सिस्टर्स है, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, रिलेटेड पर्सन। क्या सप्लाई होगा? यस, सप्लाई हो जाए, सप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 7(1) आपका खत्म हो चुका है। ये जो सेक्शन 7(1) था, ये आपका खत्म हो चुका है। क्या था सेक्शन 7(1)? क्विकली एक बार देखते हैं। 7(1) में 4 क्लॉजेस थे, ए बी, ए डबल ए बी और सी। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, पूरी पिक्चर आपकी पेंट हो जाएगी यहां पर। ए ने क्या बोला? ए ने कहा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made by a person for consideration in the course or furtherance of business. डबल ए ने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्संस अपने किसी मेंबर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन या वाइस वर्सा, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। बी ने क्या कहा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इवन व्हेन मेड विदाउट इवन व्हेन मेड फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। सी ने क्या कहा? शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज हैं जिनको अगर बिना कंसिडरेशन के लिए भी आपने बिना कंसिडरेशन के लिए भी कैरी ऑन किया तो उसको सप्लाई माना जाएगा। कौन कौन सी 4 एक्टिविटीज हैं? कौन कौन सी 4 एक्टिविटीज हैं? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, जहां पर आपने आईटीसी अवेल किया हुआ है, पैरा 1। पैरा 2 क्या है? पैरा 2 में 2 चीजें, रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस। अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है इवन व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई है। पैरा 3 क्या है? प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल। पैरा 3 है प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, इवन व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई है। कैसे पता चलेगा? एजेंट को इनवॉइस अपने नाम पर बनानी पड़ेगी, प्रिंसिपल के नाम पर इनवॉइस बनाने से काम नहीं होगा। ये इसने क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज for without consideration in the course or furtherance of business या from related person या from distinct person, तो ये आपका हो जाए। ये था आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A कहता है कि शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन्ड है जिनको सरकार ने बताया हुआ है कि इन एक्टिविटीज को आप सेल ऑफ गुड्स मानोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, और इन एक्टिविटीज को आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। इनमें से मैक्सिमम एक्टिविटीज आपको इंट्यूटिवली लगेंगी कि हाँ यार यही तो होना चाहिए, इसमें क्यों डिस्प्यूट चल रहा था इतने टाइम से। मैक्सिमम एक्टिविटीज आपको ऐसे लगेंगी कि इंट्यूटिव है, हाँ यार यही तो होना चाहिए। ठीक है, आई नो 1.5 घंटा ऊपर हो चुका है। स्लाइड नंबर 77 है, स्लाइड नंबर 87 तक का आज का टारगेट है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि क्लास कब तक चलेगी, क्लास कब तक चलेगी, तो मैंने आपको बता दिया वी आर ऑन स्लाइड नंबर 77, स्लाइड 87 है, एंड आई कैन सी द टाइम, इट्स 1 hour 31 minutes। ठीक है, तो थोड़ा सा और चलेगा। एनीवे, सेक्शन 7(1)A में शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में बताया गया है कि ये एक्टिविटीज को गुड्स मानो, इन एक्टिविटीज को सर्विसेज मानो। आओ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पैरा जो है वो कहता है ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। तो अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो जाहिर सी बात है आपने गुड्स ट्रांसफर कर दी। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर द टाइटल देयर ऑफ। मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर किए, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की, मैंने सिर्फ आपको यूज करने के लिए दिया है, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, उस सर्विस के लिए मैं आपको चार्ज करूंगा। मतलब मैं आपको कोई भी, मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, मैंने कहा देखो ये बॉटल ऐसी जादुई बॉटल है कि अगर मैं इसको ऐसे रख लूं तो पता भी नहीं चलेगा कि ये बॉटल है और मेरा इतना पोर्शन गायब हो गया। देख रहे हो जादुई बॉटल, अगर ये बॉटल ऐसे आती है तो मेरा मुंह गायब हो जा रहा है, मेरा मुंह गायब हो जा रहा है। देख रहे हो जादुई बॉटल है, ये एकदम जादुई बॉटल है। ठीक है, ये लाइट की रिफ्लेक्शन ना पड़े तो एकदम ही जादुई बॉटल हो जाए, राइट। तो मैंने कहा ये बॉटल अगर मैं आपको बेच देता हूं, ओनरशिप दे दी मैंने आपको इस बॉटल की, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन अगर मैंने आपको सिर्फ ये बॉटल यूज करने के लिए दी, जाओ आप भी मैजिक शो दिखाओ और उसके लिए मेरे को किराया दे देना, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, कॉमन सेंस। ठीक। तीसरा, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड, इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है हायर परचेज। इसका एग्जांपल हो गया हायर परचेज। मैंने आपको बॉटल दी, मैंने आपसे कहा जाओ जादू दिखाओ, ठीक है, और किराया देते रहो, लेकिन ये एक्चुअली किराया नहीं है, आप किराया दे रहे हो और मैंने बोला 5 किरायों के बाद ये इसकी ओनरशिप भी आपकी। हायर परचेज यही होता है। हायर परचेज का मतलब यही होता है कि आप पैसा इंस्टॉलमेंट्स में देते हो, एक तरह से किराए की तरह से, किराए की तरह से। ना बॉटल हायर पे दी हुई है, ना बॉटल को परचेज किया है आपने,
ठीक है, लेकिन आप किराए की आपका जो भी पेमेंट है, जो भी आपका पैसा है, बेसिकली आप उसको किराए की तरह से दे रहे हो, आखिरी इंस्टॉलमेंट जैसी आपने पे की, ओनरशिप आपकी। ठीक है, तो इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। शिवाजी sells ready-made garments to its customers. Is this a supply of goods or services? Obviously, supply of goods. Genius Equipments Limited gives a machinery on rent to Suhasi manufacturers. Is this a supply of goods or supply of services? Obviously, supply of services, क्योंकि मशीन को किराए पर दिया हुआ है। Dhruva Capital supplied goods on hire purchase basis to its customers. Is this a supply of goods or supply of services? Hire purchase में क्या हुआ? क्या आप किराया ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट ले रहे हो, और आखिरी इंस्टॉलमेंट के समय टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। Optima manufacturers supplies toys to retailers on sale or return basis. Is this a supply of goods or supply of services? सेल और रिटर्न बेसिस पर दिया हुआ है। ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस पर दिया हुआ है, तो मतलब अगर आपने अप्रूव कर दिया, अगर आपने अप्रूव कर दिया, या तो आप रिटर्न कर दोगे, लेकिन अगर आपने अप्रूव कर दिया तो आपको सेल हो जाएगी ना, तो टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। अगर टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो दिस इज सप्लाई ऑफ। Mr. X provides certain goods to Mr. Y and he permits Mr. Y to use the goods provided Mr. Y pays for the goods at the end of 1 month when the property of goods will be transferred to Mr. Y. Is this a supply of goods or supply of services? ठीक है, तो अभी आपको क्या किया, अभी आपको यूज करने के लिए दिया, अभी आपको यूज करने के लिए दिया, और 1 महीने बाद जैसे ही आपने पेमेंट दिया, आपको प्रॉपर्टी पास ऑन कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल बी पास्ड ऑन टू यू, तो ओनरशिप अब आपकी हो जाएगी। 1 महीने बाद जैसे आप पेमेंट दोगे, ओनरशिप आपकी हो जाएगी, तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, शेड्यूल 2 में पैरास 2 और 3, पैरा 1 हो गया क्लियर, पैरा 1 में क्या हो गया, ट्रांसफर। अभी देखो, ये सारे जो भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली एग्जांपल के तौर पर मैंने बनाए हुए। ठीक है, ये है एक्चुअली एग्जांपल, लेकिन मैं इनको यहां पर इंक्लूड करके रख रहा हूं। फास्ट ट्रैक में भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस रिमूव कर देता। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई बात नहीं, आप मान के चलो कि ऐसा ही आपको इंटरप्रिटेशन लेना है, आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस का आपको इंट्यूटिवली आ गया हो, हाँ यार इसका आंसर यही होना चाहिए। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको लगा नहीं यार ये थोड़ी होना चाहिए, तो आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, याद करो, आगे बढ़ो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आपको वैसा ही देना पड़ेगा एग्जाम में, सीधी सी बात है। अभी आपका ये फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, अभी हम इस पे अगर डिस्कशन करने लग जाएंगे क्यों नहीं ऐसा वैसा, ये जो चीज मैंने आपको अभी 1.5 घंटे के अंदर अंदर पढ़ा दी, इसको हम लोग रेगुलर क्लासेस में कई घंटे तक एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अभी फास्ट ट्रैक मोड है, अभी हमारा फोकस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट चल रहा हूं, राइट। पैरास 2 और 3 देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। तो अगर आपने अपनी जमीन को किराए पर दिया तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ऑब्वियसली। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। तो अगर आपने अपनी बिल्डिंग को या कमर्शियल को या इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को किराए पर दिया तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, बेच थोड़ी रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस है। शॉप लेट आउट ऑन अ बिजी मार्केट, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस हो गया, दिस इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं अपना मोबाइल लेकर गया सर्विस सेंटर में, अब सर्विस सेंटर वाले ने मेरे मोबाइल पर कुछ ट्रीटमेंट किया, मोबाइल के ट्रीटमेंट में उसको पता चला अरे ये वाली चिप खराब हो गई थी, अब उसने एक और चिप लगा दी उसमें, तो क्या ये बोला जाएगा कि उसने चिप मेरे को बेची? द आंसर इज नो। मैं चिप खरीदने थोड़ी गया था, मैं अपना फोन लेकर गया था, अब फोन में अगर कोई चीज खराब है तब वो तो बदलेगा ही ना, तो इसलिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। अगेन कॉमन सेंस, ठीक। दमानी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल्स लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस। मतलब क्या हो गया, शुभम टेक्सटाइल्स के पास कपड़ा है, उसने डाइंग हाउस को दे दिया, अब डाइंग हाउस उस पर कलर करेगा। ठीक है, तो क्या वो कलर बेच रहा है? नहीं, वो कपड़े पर कलर करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? जाहिर सी बात है, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 87 स्लाइड्स पूरी हो गई। शेड्यूल 2 पैरा 4 हम लोग कल करेंगे। 1 आवर 37 मिनट्स 57 सेकेंड से हमारी क्लास यहां पर चल रही। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। शेड्यूल 2 पैरा 4 से हम लोग कल से बात करना शुरू करेंगे। प्लीज इसको आप लोग साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहो। आप लोग साथ साथ रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें आपके दिमाग में बैठती रहेंगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करेंगे सीए, उसके बाद आप यहां पर सी इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। सी इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। आप यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आएंगे।
सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आने के बाद आपके सामने ये तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइट और प्लस और आइकॉनिक। आप सिंपली गेट प्लस पर क्लिक करेंगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर देंगे निश10 और अप्लाई कर देंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जिस दिन आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे उस दिन जो भी डिस्काउंट होगा, जो भी हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट हो जाएगा, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये सब भी चल रहा है कि 18 मंथ्स का लेते हो तो 3 महीना फ्री मिल जाएगा, और ये सारी चीजें 12 महीने का लेते हो तो 3 महीना फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये सारी भी चीजें चल रही हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज रिवाइज करते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।